Namaste. A very warm welcome to the fifth and the final session of Civil 20 Live conference on Acharanam. The theme of this session is Lok Parampara, Agriculture and Self-Reliant Villages. The session will explore some seed ideas of Indic agriculture wisdom and how they have played a pivotal role in shaping the sustainable lifestyle practices of India's villages. The key speakers of this session are Dr. Sunita Pandey ji, Shri Gopal Bhai Sutaria ji, Shri Prithvi Singh ji, and Shri Rahul Deshpande ji. I invite all the key speakers on the dais. Our first speaker for this session is Shri Gopal Bhai. Bansi Gir Gaushala was established in 2006 by Gopal Bhai as an effort to revive, regain, and re-establish Bharat's ancient Vedic culture. In Vedic traditions, the cow was revered as divine mother, the Gomata, and one which bestows health, knowledge, and prosperity. In Sanskrit, the word Go means light. With her blessings, Bansi Gir Gaushala is working as a living laboratory to revive Bharat's ancient Vedic Go Sanskriti and introduce time tested Vedic paradigms in all aspects of modern life, be it nutrition, health, education, agriculture, or business. With these words, I welcome you, sir. मंचस्थ और उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों को मेरा वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। धरती माता सभी के लिए है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि गौ माता और किसान दुखी रहेंगे तो देश कभी खुश नहीं रहेगा। वो हमें सबको खिलाते हैं, सबको पालते हैं। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी बोला है। यही हमें सिखाया गया था। लेकिन मुंबई हीरो का व्यापार था। 17 साल पहले छोड़ के हमने प्रयोग किए। प्रयोग ऐसे करना कि सात्विक तरीके से, किसी का भी शोषण न करके हमने प्रगति किया, वही प्रगति सच्चा। तो धरती माता सबके लिए है, पशु पंछी, तो सभी को समन्वय करके कैसे चलना, यही हमारा ध्येय था। लेकिन हर चीज का प्रयोग करना, उसके वैज्ञानिक पक्ष, उसके आध्यात्मिक पक्ष, उसके साइंटिफिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, प्रैक्टिकल पक्ष, ये सारे पक्षों को अभ्यास करके फिर ठीक लगता है, फिर उसका प्रचार करने में हम बिलीव करते थे। तो गौ माता को सच्चा स्थान, गावो विश्व से मात्र बोला है, पूरी विश्व की माँ है। तो वो क्यों है, हमने जब साइंटिफिक एनालिसिस किया तब पता चला। उसके 300 गायों के गौमूत्र को सेपरेट एनालिसिस करवाया, 5100 कंपाउंड निकले उसके अंदर, जो किसी के भी मूत्र में पूरी दुनिया में नहीं है। उसके अंदर गोल्ड के पार्टिकल्स भी है, सिल्वर के पार्टिकल्स भी है, सब चीज है। गोबर के अंदर 1200 कंपाउंड निकले, 1200 कंपाउंड, जो विश्व में कहीं पर भी नहीं। तो इस चीज का जो कार्बन है, जब वनस्पति को मिलता है धरती माता के द्वारा, तो अनमैच्ड, जिसका कह सकते अतुलनीय अन्न पैदा होता है, अतुलनीय सब्जी पैदा होता है। लेकिन उसको प्रयोग करना हमारे लिए जरूरी था। तो ये देख सकते हैं आप, 8.5 महीने का बच्चा दूध पी रहा है, उसकी साइज देख सकते हैं। तो हम आधा ही दूध लेते, आधा उसके बच्चे को पिलाते। भारत में हजारों साल ये परंपरा चली, आजादी के बाद शोषण चालू हुआ, तो उसका शोषण नहीं हुआ, तो इस बच्चे का इतना विकास हुआ कि जो 4 साल के बाद वो दूध देना शुरू करती थी बछड़िया, वो 2 साल में चालू कर दिया। तो हम देते तो वो सामने से देना प्रकृति चालू कर ही देती है। तो यही परंपरा हमने किसानों को शुरू करवाई। 18 गोत्र की गाय है, भावनगर राजा, मोरबी राजा, जूनागढ़ नवाब। न इनब्रीड होता है, न क्रॉस ब्रीड होता है। 5 जनरेशन के ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई कोई के 15 जनरेशन के ट्रैक रिकॉर्ड है। तो कॉन्फिडेंटली हम बछड़ा देते गांव के, जाओ आप उपयोग कीजिए, आपकी अगले जनरेशन सुधरेगी। तो नेचुरल सर्विस के द्वारा ही हम कार्य करते हैं। इस प्रकार 20 नस्लों पे काम चालू करे है। भारत की सभी नस्ल अतुलनीय है, पूर्वजों ने हजारों साल जो मेहनत करके करी है, अनमैच निकली है। तो पूरी ये G20 के अंतर्गत, C20 के अंतर्गत कार्य चल रहा है, पूरे विश्व के लिए मैसेज है कि सभी लोग अपनी अपनी विविधता को बचाए रखे। वहां की नस्ल वहां पे परफॉर्मेंस करती है। 1.5 लीटर वाली डांगी को जब हमने वातावरण दिया, 1 साल में 4 लीटर पे चली गई, धीरे धीरे 8 लीटर पे चली गई। तो उसको सम्मान पूर्वक हमें अच्छे से प्रयोग करना सीखना पड़ेगा। हमने 125 घासों पे R&D किया अभी तक। हम 9 एकड़ में से एवरीडे 6 टन चारा काट रहे, जो वर्ल्ड का ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बदल गई जब हमने गोबर का एप्लीकेशन किया। ये घास आप देख सकते हो, वो घास की गठाने हम फ्री देते हैं और वो किसानों को आगे फ्री देते। तो पूरा हमारे यहाँ पे किसानों को प्रशिक्षण देना निशुल्क है पूरा।
ये हम लोग अलग अलग औषधियाँ खेत के किनारे कैसे लगाना, उससे गाय का और खुद किसान का और मनुष्य का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रह सकता है, तो वो भी हम सिखाते हैं। ये देख सकते हैं ऑर्गेनिक में एक बड़ी भ्रमणा है पूरी दुनिया में कि प्रोडक्शन घटता है। हमने एक कल्चर तैयार किया पंचगव्य में से। पंचगव्य को शास्त्रों में सबसे बड़ा महत्व दिया गया कि गोबर, गौमूत्र, दूध, दही की पांचों गव्यों को जब मिला के पिया जाता है तो सभी रोगों का शमन होता है। साथ साथ में पिछले जन्म का कर्म का भी क्षय होता है, वहां तक का वर्णन बोला गया है। तो हमने वनस्पति पे अप्लाई किया, अच्छे परिणाम मिले। फिर उसमें से दिव्य गायों का पंचगव्य और 21 औषधियों में गुड बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, उसके एनाबियल एग्रीगेटेड लैबों में टेस्ट करवाए, मेटाजेनोमिक्स करवाए, डीएनए आरएनए टेस्ट करवाया, एक एक बैक्टीरिया का जमीन पे जाके क्या रोल है, वनस्पति पे जाके क्या रोल है, अभ्यास करवाया। फिर उसके प्रोटोकॉल तैयार किए, वो कल्चर किसान के घर पे ही कैसे बनेगा वो अभ्यास करवाया। और फिर उसकी एक थियरी विकसित करी। और पिछले 5 सालों से हम लोग 500 से ज्यादा शिविर करें। और जो परिणाम मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये पालक है हमारे गुरुकुल के 8 से 15 साल के बच्चों ने उगाई है। पालक का आप साइज देख सकते हैं। ये गौ माता की ताकत है। ये पालक जनरली इतनी होती है, 2-2 फीट चलेगी। उसके बीच का डीएनए सुधार हो गया। जो सीड इतने आते थे पालक के, वो 7 से 8 फीट तक चले गए, जो पूरी दुनिया में पहली बार हुआ है। और ये देसी बीज को इस लेवल पे हम लोग लेके गए। केमिकल और हाइब्रिड से 3 गुना उत्पादन, केमिकल और हाइब्रिड से 3 गुना उत्पादन हम लोग ले रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे ले रहे हैं और काफी मात्रा में किसान जुड़े। जैसे ये कर्नाटक का किसान है। पोमोग्रेनेट अभी सबसे जटिल क्रॉप हो चुका है फ्रूट्स में। 21 प्रकार के पेस्टिसाइड्स डलते हैं और 1.5 लाख का खर्चा खाली पेस्टिसाइड्स का पर एकड़ का होता है। ये किसान का टोटल खर्चा निकल गया पर एकड़, वो 6.5 लाख रुपया कमा रहा है। वो जमीन नहीं बेचेगा, गाय नहीं बेचेगा, 15 लाख की गाड़ी लेकर के कृषि कर रहा है। तो इस प्रकार जब स्वाभिमान से किसान खड़ा होगा, वो गांव नहीं छोड़ेगा, उसको सम्मान वापस देना है, उसका अर्थ का भी व्यवस्था देखना है। तो इस पद्धति में वो संभव हुआ है। ये आप देख सकते हैं, आदिवासी का किसान का गन्ने का खेत है। आदिवासी ने किस ऊंचाई का गन्ना प्राप्त किया। ये कल्चर कि 1 लीटर बॉटल हमने दी, उसके अंदर 100+ बैक्टीरिया जीनस है। 200 लीटर पानी में डाला, 2 किलो गुड़ और छाछ डाला, दैट्स इट। एक हफ्ते में वो 200 बन जाता है। हमने आपको दिया, आपने 200 में से 1 लीटर बना के आपको दिया, आपने भी घर पे जाके सेम प्रोसेस किया, आपके घर पे भी 200। तो सादी भाषा में बोलो तो जामन हो गया। जामन कभी खत्म होगा क्या? आजीवन हजारों साल बन सकता है। सबसे बड़ा डर लगता है कंटामिनेशन। इसको 3-3 साल किसान के खेत में रखवा के हमने वापस मेटाजेनोमिक्स करवाया। बड़ी खुशी की बात है, दुनिया का ये पहला कल्चर ऐसा है कि 1% से ज्यादा कभी पैथोजन बढ़ता ही नहीं है। 99% गुड बैक्टीरिया का ही मल्टीप्लीकेशन होता है। इसीलिए इसका नाम गौ कृपा अमृतम रखा हुआ है। तो किसान के घर पे ही बनेगा। एक नाइट्रोजन फिक्सेशर लेने जाएंगे, 200-200 रुपये लीटर बॉटल आती है। इसमें 100+ बैक्टीरिया जीनस है। ये काम कैसे करता है देखिए, गोबर में डाला तो गोबर कंपोस्ट हो गया। और गोबर हम दिलाते, एक गाय 1 एकड़ कि समझ लीजिए मूंगफली, तुवेर, चना कुछ भी उगाया, दाना बाहर बेचा, पत्ता निकला, पत्ते से गाय पाली, दूध को हमने बाई प्रोडक्ट बनाया है, गोबर और गौमूत्र को मुख्य प्रोडक्ट बनाया, वो भी खेत के अंदर। तो क्या हुआ कि इस गोबर को ये बैक्टीरिया डाला, कंपोस्ट हो गया अवेलेबल फॉर्म में। ये गोबर खेत में डाला, वो दुनिया का रिच कार्बन है। आज ऑर्गेनिक सभी लोग बात करते कार्बन की, लेकिन वनस्पति के कचड़े का कार्बन 100 कंपाउंड है, भैंस के गोबर में कुछ अलग कंपाउंड है, देशी गाय का गोबर का एक 1200 कंपाउंड है। तो ये कार्बन दुनिया का अतुलनीय है। तो हमारे वहां पे वो कार्बन का अभ्यास भी किया। जैसे ये खाद डाला, फिर यही बैक्टीरिया नीचे अप्लाई किया जमीन में, उसके प्रोटोकॉल से आप हमारे वीडियोस कभी भी देख सकते हैं, मैं डिटेलिंग दे दूंगा। यही बैक्टीरिया स्प्रे करना है। स्प्रे किया, इसमें 13 बैक्टीरिया ऐसे जो अपने शरीर में से एंजाइम्स छोड़ते हैं, नए काम के कीटक फंगस दूर भाग जाते हैं। तो जो 30,000 रुपये लीटर दवाई पेस्टिसाइड का काम नहीं हो रहा, ये 50 पैसे किसान के घर पे बनेगा। सिर्फ गुड़ का खर्चा है, वो भी किसान के पैसे पे जाएगा। तो देश का खर्चा 7 लाख करोड़ पेस्टिसाइड का है। टोटल 15 लाख करोड़ यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड, और सबके घर पे हानि हो रही है। कैंसर का घर घर में तकलीफ है। तो ये सभी चीज इससे बहुत कम खर्चे में हो सकता है। तो हमारे घर में सब लोग ने चर्चा करी कि भाई इसको बेचना नहीं है। देश का 15 लाख करोड़ हर साल बच सकता है, पूरी दुनिया का कितना लाख करोड़ बचेगा? गाय बचेगी, गोबर के द्वारा जमीन बचेगी, सिर्फ 20% पानी में खेती हो रही है। तो इस प्रकार के जल बचेगा, जमीन बचेगी, पशु पंखी बचेंगे। तो ये सब हो रहा है। तो हमें पैसे नहीं लेने चाहिए। तो हमने भाई ने मिलके इसका बिल बना दिया कि पूरी दुनिया के सभी किसान और गौ वालों को फ्री, सिखाना भी फ्री, देना भी फ्री, पूरा निःशुल्क अभियान चल रहा है हमारा। इसके पीछे का साइंस क्या है? यूरिया हम लोग डालते पूरी दुनिया में,
यूरिया क्या है? नाइट्रोजन है। वो दाने के अंदर 46% नाइट्रोजन होता है और बाकी के हानिकारक कंपाउंड्स होते हैं। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अंदर 24 बैक्टीरिया जीनस वो है कि नीचे गोबर डाला, उसका उपयोग करके डायरेक्ट हवा में से ही नाइट्रोजन फिक्स कर देगा विद इन 7 डेज। भले 30 साल से यूरिया डालो, विद इन 7 डेज यूरिया बंद। तो ये हम 7 लाख किसानों में ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये फास्फोरस की उपलब्धि कराते, तो डीएपी बंद। ये पोटाश देने वाला है, ये सल्फर देने वाला है, तो सल्फर भी बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा किसान को। ये रोग नियंत्रण करने वाले बैक्टीरिया जीनस है। ये मिट्टी को बदलने वाले हैं जो कंपोस्ट का काम करते हैं। ये पौधे की वृद्धि करने वाले बैक्टीरिया है। ये आज तक जो केमिकल खेत में गया है उसके अंदर हैवी मेटल्स बहुत बड़ी मात्रा में गए, उसको विघटन करने वाले 3 बैक्टीरिया इसके अंदर है। मतलब एक बाजू अच्छा करेगा, एक बाजू हमारे से जो गलती है उसको ठीक करेगा। तो ये सभी प्रयोग आप देख सकते हैं कि ये कंट्रोल प्रयोग, एक में बैक्टीरिया डाला एक में नहीं डाला, तो किसान को बताते कि 10 एकड़ भूमि है ना, छोटा प्रयोग करो, परिणाम मिला तो आगे बढ़ना है। ये केचुए बढ़ जाते, 10 दिन में ही देसी केचुआ एक्टिवेट हो जाता है और एक साल के अंदर ही पूरी जमीन केचुए और बैक्टीरिया मिलके पूरी पोरस बना देते। एक एक जमीन, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अभी जमीन कठिन हो चुकी है यूरिया से, तो जमीन के बारिश आया, पानी टिप के चला गया। तो एक ही साल में 1,000 केचुए को अच्छा वातावरण मिला अर्थवर्म को, तो 8.25 लाख बनते हैं। इसमें नीचे मिट्टी खाने वाले केचुआ भी पैदा होता है जो 20 फुट नीचे तक जाता है। तो एक ही साल में जमीन ऐसा बन जाता है कि बारिश का बूंद बूंद नीचे उतर जाएगा, तो एक एक खेत चेक डैम बन जाएगा, तो वाटर लेवल अपने आप ऊपर आएगा। मधुमक्खियां बढ़ जाती है इसके द्वारा, 800 प्रकार की मक्खियां है जो पोलिनेशन का काम करती है, तो अपने आप प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो गौ माता क्या घर पे आ गई, चिड़िया बढ़ गई, मधुमक्खियां बढ़ गई, केचुए बढ़ गए, अर्थवर्म्स बढ़ गए। ये सारा इसीलिए तो गौ विश्वस्य मात्र बोला है, गौ में वस्ते लक्ष्मी बोला है। वो हमने नजर के सामने महसूस किया है कि वो पूरी प्रकृति को एक्टिवेट कर देता है। ये बैल से खेती, मैं सिंपल सा एक आपको बताता हूँ। बड़े बड़े ट्रैक्टर, बड़ा बड़ा महंगा चीज लेकर के देश में हम आ गए 70 साल में, ठीक है। तो महंगा डीजल खा के ट्रैक्टर धुआं निकालता है, ये घास खा के गोबर निकालता है। सब्सिडी इसके ऊपर होना चाहिए कि ट्रैक्टर के ऊपर होना चाहिए, ये अभी तक 70 साल में हम नहीं समझ पाए। और बड़ा साइंटिफिक काम करते थे बैल। वो साइंटिफिक एनालिसिस करके हम हमारी शिविर लेते हैं, पूरे दिन की शिविर होती है, जो शांत मन से किसान देखता है। बड़ी मात्रा में आदिवासी लोग आज बैल से खेती कर रहे हैं, और बैल से खेती करने से 10 से 15% उत्पादन ज्यादा निकलता है। वो हमने पूरा थियरी विकसित वापस करने का ट्राई किया। ये हमने कंट्रोल कर प्रयोग करवाए। केवी के सेंटर, वाशिम, महाराष्ट्र। हल्दी के अंदर जो यूनिवर्सिटी ने बोला था कि 3 से 4 करक्यूमिन आएगा, वो 7 तक चला गया, जो मेन एंटी कैंसरस कंपाउंड है। क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी, जो यूनिवर्सिटी ने बोला था कि इतना क्वांटिटी आएगा, उससे 70% उत्पादन ज्यादा लिया। तो क्वालिटी, क्वांटिटी और स्वाद, तीनों चीज इसके द्वारा मिला, गौ माता ने संभव बना दिया है। ये देखिए लेफ्ट साइड में कपास दिख रहा है, वो गौ कृपा अमृतम से, राइट है वो केमिकल से। तो उससे 80% खर्चे का कम में हुआ है। तो ये अनमैच परिणाम मिला। इधर डाला, हवा में उड़ के गया, तो 2 लाइन बाजू वाले की बदल गई। देखिए, तो दूसरे का बुराई हमारे में आ सकता है, हमारा अच्छा ही दूसरे में जा सकता है ना। गॉट इट। तो हम एक ही बोलते किसान को, परिणाम मिला, तुरंत आपको जो सबसे नहीं पसंद है उस व्यक्ति को जाके देना है, विशाल हृदय बना के। हमें धरती माता और गौ माता को केंद्र में रखना है, प्रकृति को केंद्र में रखना है। ये सारे अलग अलग है। हल्दी, ये जहां पे मिर्ची कभी नहीं उगी है 100 साल में, उस क्षेत्र में ये स्वामी जी ने गौ कृपामृतम से मिर्ची उगाई। तो प्रोडक्शन क्वालिटी। दूसरा, भारत में 80% किसान 2.5 एकड़ से छोटे हैं, उसमें 75% पैसा केमिकल के पीछे जाता है। शहर जाएंगे तो जॉब नहीं है। तो हमने सोचा वही 2.5 एकड़ में से डबल ट्रिपल उत्पादन मिल सकता है क्या। तो हमने 30 टन गोबर डलवाया, 6 गाय, 3 गुना बैक्टीरिया एप्लीकेशन करवाया। तो 200 ग्राम का जो आलू आता था, आज तक आलू में कोई ऑर्गेनिक में इतने सक्सेस नहीं, छोटे छोटे आलू हो जाते हैं। तो 200 ग्राम वाला 800 ग्राम तक आलू चला गया, तो ऑलमोस्ट डबल प्रोडक्शन। आप देख सकते हैं मिर्ची, आर्ट ऑफ लिविंग में भी हमने प्रयोग करवाया दक्षिण में। ये एक आदिवासी है जिनका 500 ग्राम का आम आता था राजापुरी, वो 1.5 किलो का हो गया। आज वो आदिवासी बंधु ने 5 एकड़ में 20 गाय गोबर के लिए लेकर के आ गया है ना, उसने 2,000 आदिवासी को सिखा दिया। ये शिव प्रसाद कोरे करके है, इन्होंने गौ कृपा परिणाम लिया, इतने सुंदर परिणाम मिले, इन्होंने 27,000 किसानों को ट्रेन कर दिया है। तो ये पूरी चेन डिसेंट्रलाइज हो रही है, पूरी निशुल्क अभियान है, एक दूसरे का साथ लेकर के आगे बढ़ रहे। तो बिल्कुल ये उनका तुवेर दाल और ये सब देख सकते। ये कपास है, वकील है, जिन्होंने पहली सीजन में डबल उत्पादन लिया। ये हॉर्टिकल्चर के अंदर उत्पादन लिया, ये केले के अंदर है। ये भिंडी गुरुकुल के बच्चे उगा रहे, हर 3 दिन में पेस्टिसाइड डालना पड़ता है। तो बिल्कुल भिंडी विदाउट पेस्टिसाइड हमने उगाई, और इतने अच्छे परिणाम है कि छोटे छोटे बच्चे उस प्रकार की खेती कर रहे कि प्रति एकड़ 4 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं।
तो शहर जितना पैसा नहीं मिलता उतना गांव में खेती में मिलेगा। इस पद्धति को वापस तैयार किया, जो पूर्वजों ने तैयार किया था, उसको रिफॉर्म करने का एक प्रयत्न किया, जो कल्चर के द्वारा जो अवेलेबल फॉर्म में गोबर करता है। ये कर्नाटक के हाईकोर्ट के जज साहब है, 2 से 3 किलो के तरबूज आते थे उनके, वो 10 किलो के हो गए। उन्होंने 1-1 हजार किसान की हमारी शिविर लगवाई। ये अनार, ये सब अलग अलग। ये एक शिक्षक है, उनका गन्ना का उत्पादन डबल हो गया, आप फोटो पे देख सकते हो। और उन्होंने, शिक्षक ने अपने बच्चों को सिखा दिया क्लासरूम में, गांव में। तो गांव के बच्चे हैं, उसको सिखाना पड़ेगा उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी। वो शहर में आकर के जमीन बेच के छोटा छोटा घर लेते हैं, वो ना हेल्थ का अच्छा रहता है, ना जमीन का कुछ भी रहता है, जमीन बिक जाती है उसकी। तो स्वाभिमान से वो कैसे टिक जाए, वो शिक्षण को भी हमें वापस दुनिया में लेकर के जाना पड़ेगा कि हमें पूरी दुनिया को अच्छे से संवारना है, किसान को सम्मान देना है, और गाय आधारित हम वापस पुनर्निर्माण कर सकते। ये किसान का 30 टन गन्ना आता था, वो सीधा चला गया है 110 टन, केमिकल से 3.5 गुना उत्पादन हमने लिया, उसके अंदर गुड़ की परसेंटेज बढ़ गई। ये पपीता है, और ये पूरा परिवार मेहनत करता है। तो इस प्रकार हमारी शिविरें होती है। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, ये सब अलग अलग क्रॉप है, बट गोपाल भाई सूत्री आप डालेंगे यूट्यूब पे तो दिखेगा, रामजी भाई से आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट। ये देखिए, ये बैक्टीरिया एक जन ने रिसेप्शन में अपनी शादी में रिटर्न गिफ्ट में किसान ने दिया, कितना भाव जगा होगा। ये भाव जगा के जाना है। और इस प्रकार की हमारी पिछले 5 सालों में 500 शिविर हुई। 10 प्रकार की मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, सभी प्रकार की मिट्टी। 1200 टीडीएस के ऊपर आम नहीं उगता है, हमने कच्छ में 1800 टीडीएस में आम उगवाए। भरूच में 3500 टीडीएस में आम 4 साल पहले उगवाए, और आम बड़ी मात्रा में ले लिए। तो कोई भी मिट्टी हो, कोई भी पानी हो, 10 प्रकार की मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, सब मिट्टी, सब पानी में अब तक परिणाम मिला है। ऐसे ही गौमय वस्ते लक्ष्मी नहीं बोला है। ऐसा ही गौ आधारित हम एक गुरुकुल चला रहे कि बच्चे बचपन से सीखे। मेरा बड़ा बेटा भी 15 गाय दोह लेता है, तो भाई की बेटी भी गाय धोती है। गोबर उठाना, गाय का काम करना स्वाभिमान से गर्व का विषय है, शर्म का विषय नहीं है। ये बचपन से बच्चों को हमें सिखाना पड़ेगा। और आखिर में गौ आधारित हम लोग वापस पुनर्निर्माण करें। यहाँ पे से योजक, इंडिक स्टडी और सभी लोग ने मिलके जो मुझे मौका दिया यहाँ पे गौ आधारित बात रखने का, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। Thank you so much, sir. Our next speaker is Dr. Sunita Pandey. She's in PhD in agronomy and is currently working as the Professor, Department of Agronomy, College of Agriculture, GV Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand, with 32 years of teaching, research, and extension experience. Her research domain is Vriksh Ayurved, based on Bharatiya Paramparik Krishi Paddhati. So, with these words, ma'am, I invite you on the podium to deliver your talk. सभी को प्रणाम। मंचस्थ मेरे साथ के सभी वार्ताकार और इस सभा में उपस्थित सभी विद्वत परिजन, मैं गोपाल भाई की बात को और सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हूँ एज ए साइंटिस्ट। बिल्कुल इन्होंने जो बातें कही वो 100% सही है और सबने देखा उसको, प्रत्यक्षम किंग प्रमाणम। लेकिन इस बात का दुख है कि वृक्ष आयुर्वेद, जो कि वो सारी बातें उसमें समाई हुई हैं जो गोपाल भाई ने बताई, और उससे भी कहीं बहुत ऊपर है। मैं कहूँगी गोपाल भाई से कि हम अगर साथ में आपको कुछ इनपुट देंगे, वो भी आपको करना चाहिए, आपका और भी ज़्यादा इसमें उन्नति हो सकेगी। वृक्ष आयुर्वेद एक बहुत बड़ा खजाना है, परंतु हमारे एग्रीकल्चर में पढ़ने वाले लोगों ने न उसको देखा है, न सुना है, न हमारे किसी कोर्स के सिलेबस में वो अभी तक था। लेकिन भारत सरकार की ये अभी की पहल बहुत अच्छी है कि नेशनल लेवल पर एक कमेटी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बनाई है और गुजरात गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल पर बनाई, और दोनों ही कमेटी में मैं मेंबर की हैसियत से रही, और मुझे मौका मिला कि मैं इस पूरे वृक्ष आयुर्वेद के नॉलेज को उसमें डवटेल कर सकूं, और हमने अपने स्तर पर उसको किया है। और पूरी आशा है कि अगले एकेडमिक सेशन से अब बच्चे उसको देख पाएंगे, फैटर्निटी और एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट उसको देख पाएंगे, सुन पाएंगे, कर पाएंगे। तो ऐसा अनफॉर्चुनेटली लगता है कि इतना बड़ा खजाना और उसको हमारे सिलेबस में आज तक जगह नहीं मिली। हालांकि कारण तो बहुत रहे, और सबसे बड़ा कारण भाषा का था, परंतु अभी हमारे एक बहुत ही
मैं उनको याद करके ही हमेशा अपना प्रेजेंटेशन करती हूँ, डॉक्टर YL नैने। उनका अथक प्रयास था। वो महाराष्ट्र के रहने वाले एक बहुत ही विशेष साइंटिस्ट, जिन्होंने अपना अध्ययन और अध्यापन सब PhD इलिनॉइस यूनिवर्सिटी से करी, अमेरिका से। परंतु उनकी खोज हमेशा वृक्ष आयुर्वेद पर थी, क्योंकि वहाँ पर उनके एक प्रोफेसर ने कहा था कि आपने भारतवर्ष की आप बहुत तारीफ करते हैं, परंतु जब हम विश्व के कृषि को देखते हैं तो भारत का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो उनको लगा कि ये बात तो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि भारत स्वर्णिम था, सोने की चिड़िया था, और उसका आधार कृषि था। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम कृषि में पिछड़े हों। लेकिन उनके पास उस वक्त कोई उत्तर नहीं था, और ये 1960 की बात है। और उस तीर जो उनको लगा, उसका उत्तर उनको 1994 में तब मिला, जब वृक्ष आयुर्वेद की किताब, जो कि आज भी भारतवर्ष के पास जिसकी मूल प्रति नहीं है, वो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बोडलियन लाइब्रेरी में ताम्र पत्रों में लिखी हुई सुरक्षित रखी है, वो उनको मिली। और वो भी तब मिली जब उसका ट्रांसलेशन जर्मन में हो चुका था। उसके बाद जब उन्होंने वो किताब, क्योंकि वो बहुत ही विशेष साइंटिस्ट थे, पूरे ग्लोबली नोन साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने उस किताब को वहाँ से मंगा करके, और उसका ट्रांसलेशन संस्कृत में थी किताब, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश और हिंदी और मराठी मैं कराया। और जब उन्होंने उसको पढ़ा तो उन्होंने कहा, व्हाट द हेल वी आर डूइंग। एंड ही जस्ट रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर जनरल इक्री सेट इन हैदराबाद, वेयर द सैलरीज वेर वेरी लिक्रेटिव। और वो एक डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर जाने वाले थे। उन्होंने रिजाइन दिया और एक अपने ही घर को एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन में तब्दील करके, और वहाँ वृक्ष आयुर्वेद का अध्ययन किया। और लगातार 25 वर्षों तक उसी ग्रंथ के समान और कृषि के शास्त्र दुनिया भर से बटोरे और उनका ट्रांसलेशन किया। उसके बाद उन्होंने विनती की हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय से कि मेरे पास अब समय कम है, और मेरे जाने के बाद इस वृक्ष आयुर्वेद की साइंस को करने वाला होगा तो केवल एक पंतनगर विश्वविद्यालय, तो इसको आप अपने यहाँ अडॉप्ट कर लीजिएगा। और ऐसा कह करके वो 3-4 महीने बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और पंतनगर विश्वविद्यालय ने उस सिकंदराबाद स्थित एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन को अपने यहाँ जगह दी। और अब हम लोग, हमारा सौभाग्य है, मैं उस फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी हूँ, वहाँ प्रोफेसर होने के साथ साथ वो काम भी करते हैं, और उस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे कि गोपाल भाई ने कहा, अभी तक हमने जितना भी उसमें से किया है, जो वैलिडेशन ट्रायल्स हमने किए हैं, वो 100% सत्य पाए गए। सत्य तो वो होंगे ही, वो विजडम है, वो नॉलेज भी नहीं, वो विजडम है। लेकिन उसको करके देखने की जरूरत है। देयर इज लॉट नीड टू बी डन एट R&D। और मैं इस विश्वविद्यालय से भी अपेक्षा रखूंगी कि ये पंतनगर विश्वविद्यालय या AAHF जो एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन है, उसके कोलैबोरेशन में यहाँ पर, क्योंकि ये इंडस यूनिवर्सिटी, इसका तो नाम ही ऐसा है कि इंडिजिनस नॉलेजेस सभी यहाँ पर R&D होने चाहिए, तो हम जरूर उसमें अपना योगदान देंगे। और इसी बात को मैं विद्यार्थियों के मन में, फैटर्निटी के मन में, इन पुराने नॉलेज को वो पढ़ें, देखें, क्योंकि हमारा तो पहला कृषि विश्वविद्यालय है एशिया का, और 18,000 एकड़ की भूमि पर बना था। और वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन वो सारी ही, उसका आधार वेस्टर्न है। मैं ये नहीं कहती कि वो ख़राब है, साइंस तो सभी अच्छी होती हैं, परंतु जो हमारी घर की नॉलेज है उसको हमें ज़रूर, और आज के परिप्रेक्ष्य में जब सारा विश्व भारतवर्ष की तरफ देख रहा है, जिस प्रकार की समस्याएं हम देख रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी चीज़ों को, और जो कि हमारे सोशल ग्रुप्स ने, जैसे गोपाल भाई हैं और तमाम ग्रुप्स हैं, आज भारतवर्ष में उस बात को उन्होंने सिद्ध किया है जो वैज्ञानिक अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो वैज्ञानिक उसमें जब जुट जाएंगे तो दिन दूना एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो जाएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें उसमें बंद हैं, खजाना बंद है, तो वो सब करने की ज़रूरत है। ये सबको देखते हुए मैंने अपने विश्वविद्यालय में ऋषि पारसर, जिन्होंने की विश्व की कृषि की पहली किताब कृषि पारसर लिखी, तो उसकी एक बहुत सुंदर 6 फुट की संगमरमर की प्रतिमा मैंने डोनेट करी अपने विश्वविद्यालय को, केवल इसीलिए कि सबका ध्यान उस तरफ जाए। और आज मैं इस मंच से अनाउंस करती हूँ कि अगर ये विश्वविद्यालय कोई ऐसा कदम उठाता है कि अपने यहाँ पर, चाहे कॉलेज ऑफ वृक्ष आयुर्वेदा, चाहे दिस डिपार्टमेंट ऑफ वृक्ष आयुर्वेदा, या मैं तो हमेशा रिकमेंडेशन करती हूँ हर फोरम से कि यूनिवर्सिटी ऑफ वृक्ष आयुर्वेदा खुलनी चाहिए। जब हम 70-75 यूनिवर्सिटी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, तो क्यों नहीं एक यूनिवर्सिटी हम एक पायलट लेवल पर वृक्ष आयुर्वेद पर खोल सकते हैं। तो अगर ये यूनिवर्सिटी कोई ऐसा कदम उठाती है, तो ऋषि सुरपाल जी की स्टैचू मैं यहाँ डोनेट करूंगी, इस विश्वविद्यालय के लिए वो डोनेट करूंगी। और वो केवल इसलिए
कि यहाँ के भी विद्यार्थी, यहाँ की फैटर्निटी उसको जाने पहचाने और उस पर अपना इनपुट दे। तो हमारे यहाँ अभी इतनी बड़ी फैकल्टी है, लेकिन 1% फैकल्टी को भी अगर मैं 5 अपने अग्रज ऋषि मुनियों के नाम पूछूं जिन्होंने एग्रीकल्चर में जबरदस्त कंट्रीब्यूशन किया है, तो नहीं बता पाएंगे हमारी यूनिवर्सिटी में भी। तो इस बातों को लेकर के ये टॉपिक की जो हमारे आचरण में आना चाहिए, वृक्ष आयुर्वेद हमारे आचरण में था तो उसी वक्त हम सोने की चिड़िया थे, तो वो हमारे आचरण में, प्रैक्टिस में आना चाहिए। हम बात कुछ और करें और करें कुछ और, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे भारत का दृष्टि, दर्शन, जीवन शैली ऐसी थी कि जो वृक्ष आयुर्वेद सक्सेस था, अभी हमें उसी के पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन साथ में जब हम ये बात करते हैं और हमारे पास गोपाल भाई जैसे लोग हैं और तमाम ऐसे सोशल ग्रुप हैं जो ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी कम नहीं होती, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के मन में इतना स्केप्टिकल है कि वो समझते हैं कि नहीं, हमारा तो हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। अब श्रीलंका में जो दिवालिया हो गया था, उसके पास पैसे ही नहीं बचे थे कुछ भी खरीदने के फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर ना खरीदना ऑर्गेनिक या नेचुरल या वृक्ष आयुर्वेद फार्मिंग करना नहीं है, उसकी अपनी सेट प्रोटोकॉल्स हैं, उस पर जाना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारा डेटा बैंक उपलब्ध है, डेटा उपलब्ध हैं जो बताते हैं कि हमारे देश में, हमारे ही देश में धान की उत्पादकता 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ली गई है। तंजावुर में, रामनाथपुरम में, चेंगलपट्टू एरिया, जहाँ की 2000 लैंड का, 2000 खेतों का सर्वे हुआ और वहाँ पर वो सारा डाटा भी उपलब्ध है, ये कोई हवा में बात नहीं है। तो वहाँ पर 90 क्विंटल, 120 क्विंटल, 110 क्विंटल डिपेंडिंग ऑन द लैंड टाइप, जो रामनाथपुरम जो जहाँ की बारिश भी थोड़ा कम होती है, वहाँ तक भी प्रोडक्टिविटी लेवल्स 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक काटे गए। इसके अलावा यूपी में, कोयम्बटूर में, तो ये डाटा सारा उपलब्ध है, लेकिन वो प्रोटोकॉल हमको करनी पड़ेंगी और वो सारा R&D हमें बहुत मजबूत चाहिए। इसमें R&D जब हम करेंगे तो हमारी ये विधा को हम पूरे विश्व को केटर कर पाएंगे, अपने देश को नहीं, अब पूरे विश्व को केटर कर पाएंगे। और जीडीपी की बात तो बहुत हुई, हमारा देश का जीडीपी 34% था एक एडी से लेकर करके, और 1700-1800 एडी तक हमारा था। क्यों था? क्योंकि हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते थे। हम कपास एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, हम टोबैको एक्सपोर्ट करते थे, हम मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट एक्सपोर्ट करते थे, हम जूट एक्सपोर्ट करते थे, तमाम चीज़ें, हम परफ्यूमरी हमारे यहाँ की बहुत उम्दा थी। और इन सारे एक्सपोर्ट का आधार सारा एग्रीकल्चर बेस्ड था। तो जब इतना अच्छा एक्सपोर्ट हमारे यहाँ होता था, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ की कृषि उन्नत नहीं थी? और ये तो बिल्कुल साक्ष्य उपलब्ध है कि हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे दुनिया को उस समय, जब उनके पास उनकी जीडीपी तो कहीं विजिबल भी नहीं हो रही है। तो ऐसे देश में हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम वृक्ष आयुर्वेद बेस्ड नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो हमारा हाल श्रीलंका की तरह होगा। डेफिनेटली विधि चाहिए, विधि से ही सिद्धि मिलती है। तो ये सारी इंडस्ट्री, लिकर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, ये सारा हम निर्यात करते थे। तो इसी के साथ ये हमारे कुछ महान कृषि दार्शनिक रहे, उन सबको हमारे बच्चों को जानना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा संस्कार, हमारा आचरण तभी बनता है जब हमारी दृष्टि बदलती है। जब दृष्टि बदलती है तो हमारी वृत्ति बदलती है, जब हमारी वृत्ति बदलती है तो हमारी कृति बदलती है, और जब हमारी कृति बदलती है तो हमारा संस्कार बदलता है, और जब हमारा संस्कार बदलता है तो हमारा संसार बदलता है। तो अगर हमें अपना संसार बदलना है, अगर हमें अपना संसार बदलना है, हमें अपना पूरा विश्व परिवर्तन, विश्व गुरु बनना है, तो हमें अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें इन्हें पढ़ना पड़ेगा, हमें वही कुछ पढ़ना पड़ेगा। संस्कार कैसे बनता है? जब हम वही पढ़ते हैं, वही देखते हैं, वही सुनते हैं जो हमें करना है, तब संस्कार बनता है। तो इस संस्कार को बनाने के लिए, आचरण में लाने के लिए, हमें इन ऋषि मुनियों का बिल्कुल डिटेल अध्ययन करना पड़ेगा। और हम लोगों ने पंतनगर में ये काम शुरू किया है और हमें बहुत सफलता मिल रही है। मैं पुनः डॉक्टर वाईएल नैने को सत नमन करती हूँ। ही वॉज ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट। उन्होंने जब साइंस करी, वेस्टर्नर साइंस, उसमें भी झंडे गाड़े उन्होंने। अगर वो ना होते तो आज उत्तरी भारत में धान की फसल नहीं हो रही होती। ऐसी खोज उन्होंने करी कि धान में एक बीमारी लगी जिसको खैरा रोग कहा, जो कि जिंक डिफिशियंसी से होती थी। उन्होंने उसको डायग्नोस किया और उसकी उन्होंने सॉल्यूशन बताया। अगर ऐसा नहीं होता था तो आज उत्तरी भारत में धान नहीं हो रहा होता। तो ऐसे ऋषि तुल्य आत्मा, और जब उन्हें वृक्ष आयुर्वेद का पता चला तो उन्होंने वृक्ष आयुर्वेद को
पूरा छान करके हम लोगों के सामने रखा है। अब हमारी ड्यूटी है कि उसको हम जन जन तक ले जाएं और उसको साइंस दिखाएं ताकि हम विश्व को केटर कर पाएं। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो वृक्ष आयुर्वेद में उपलब्ध हैं। ये मैं केवल उनका संस्कृत नाम पढ़ूंगी, ऐसे हिंदी में आज भी हम वही पढ़ रहे हैं, उस समय भी वो टेक्नोलॉजीज थी। भूमि निरूपणम, बीजोक्ति विधि, पादप विवीक्षा, रूपना विधानम माना प्लांटिंग टेक्निक, निषेचना विधि, रूल्स ऑफ वाटरिंग, पोषणा विधि, न्यूट्रिशनल केयर एंड मैनेजमेंट, द्रुम रक्षा, प्लांट प्रोटेक्शन, criteria for adopted for diagnosis of plant diseases based on पंचभूतिका एंड त्रिदोष थ्योरी ऑफ आयुर्वेदा। अभी तो हम वात पित्त और कफ आयुर्वेद का एप्लीकेशन अभी हमारे यहाँ ह्यूमन बींग्स में ही थोड़ा सा ऐसे देखते हैं लोग। अभी भी एलोपैथ को तो अच्छा है, मैं ये बुराई नहीं करती एलोपैथ की, लेकिन जो हमारी अपनी विधा है और इतनी पुरानी विधा है, उसको आयुर्वेद का एप्लीकेशन प्लांट सेक्टर में ही वृक्ष आयुर्वेद कहलाता है, जिसकी डॉक्टर नैने ने इतनी सुंदर कमेंट्री करी है कि हाउ टू डायग्नोज डिजीजेस ऑन द बेसिस ऑफ वात पित्त कफ इन द प्लांट। गोपाल भाई जी, मेरे को आपसे यही निवेदन है कि आप इसको भी जरा देखें और इसके आधार पर अपने और इम्बैलेंस ऑफ त्रिदोषा, उस पर बहुत अच्छी डॉक्टर नैने की कमेंट्री है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर और आपका काम आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से वो पूरा डायग्नोस्टिक उन्होंने अच्छी कमेंट्री की है, वृक्ष आयुर्वेद से निकाल के करी है। इसके अलावा तरु चिकित्सा, देन एनर्जी लेवल पर प्लांट्स को की डायग्नोस्टिक की, कौन से प्लांट पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, कौन से निगेटिव दे रहे हैं, कौन कहाँ लगाना चाहिए, तरु महिमा, उपवन क्रिया, चित्तीकरणम, अगेन ए वंडरफुल टूल एंड टेक्निक अवेलेबल इन द वृक्ष आयुर्वेद विच यू रिक्वायर गोपाल भाई। इसमें चित्तीकरणम में आप देखेंगे कि आप किसी भी रंग की सब्जी पैदा कर सकते हैं, आप कैसा भी सुगंध को परिवर्तित कर सकते हैं, फूलों की सुगंध को परिवर्तित कर सकते हैं, लता को वृक्ष और वृक्ष को लता में परिवर्तित कर सकते हैं, कितने रंगों का आप कपास पैदा कर सकते हैं। दिस हैज ऑल बीन डिस्क्राइब्ड, देयर आर सूत्रास, बट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को इसमें प्लांट ब्रीडर्स को कोलैबोरेट करना चाहिए। तो ये साइंटिस्ट को जरूर, मैं समझती हूँ हर विश्वविद्यालय में, तो मैं करीब 2012 से तो हम इस बात को रिपीटेडली कह रहे हैं, लेकिन अभी अच्छा मौका मिला है, जो ये नेचुरल फार्मिंग का ग्रुप मिला है, इसके माध्यम से डवटेल हुआ है और सिलेबस करिकुलम में ये सब आ रहा है। तो अभी हमारे सारे ही फैटर्निटी को और इस यूनिवर्सिटी को तो खास, क्योंकि मैं समझती हूँ जैसे मैंने यहाँ देखा सुना पढ़ा, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन और आसानी से हो पाएगा, तो आप सब इस चीज़ों को लगा सकते हैं। डकार गालम, प्लांट कहाँ पर पानी कितना है, ये भी वृक्ष आयुर्वेद में मेथड्स हैं। और अब पंतनगर में जो हमने काम शुरू किया, तो हमने कुणप जल से काम शुरू किया, जो कि वृक्ष आयुर्वेद का एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि जो दुनिया का पहला बायो फर्टिलाइजर जो कहें तो वो ये है कुणप जल। तो हम अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक फार्मिंग, जो भी नाम, आजकल नामों को लेके बहुत लड़ाई झगड़ा है, तो जो भी नाम हम करें इसको, तो हमारा जो फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो मुझे तो लगता है ऋषि सुरपाल के अलावा कोई होना नहीं चाहिए था। परंतु आज हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम भी वही पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको उसी में नंबर मिलेगा। फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग एल्बर्ट हावर्ड, और एल्बर्ट हावर्ड ने भारतवर्ष में आकर ऑर्गेनिक फार्मिंग को देखा, सुना, पढ़ा, और उन्होंने किताब निकाली टेस्टामेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें हर एक पन्ने में उन्होंने भारतवर्ष की खेती की तारीफ की है, और उनको हम कहते हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हमारे ऋषि मुनियों का क्या, तो हम अपने को ग्लोरीफाई करें। दिस इज द राइट टाइम, आई थिंक, जिस समय सारा विश्व भी हमारी तरफ देख रहा है और हमारे पास भी ऐसी मैकेनिज्म यहाँ पर है पॉलिसी मेकिंग पर और सब जगह, कि हम इस बात को आसानी से ऊपर ले जा सकते हैं। तो हमने कुणप जल पर काम शुरू किया, और उसको डॉक्टर नैने ने थोड़ा मॉडिफाई किया था, क्योंकि जो ओरिजिनल कुणप जल था वो एनिमल वेस्ट से बनता था, उनके जो पार्ट होते थे उससे, हड्डी से, मांस, मज्जा, ब्लड, इनसे बनता था। उन्होंने उसको मॉडिफाई किया हर्बल कुणप जल में, और हर्बल कुणप जल पर हमारा पंतनगर यूनिवर्सिटी में अभी काम चल रहा है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं हर्बल कुणप जल के। कुछ मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से समय की मर्यादा को रखते हुए कुछ स्लाइड्स आपको दिखाऊंगी, जो हमने हर्बल कुणप जल पर वैलिडेशन ट्रायल्स किए, और उसके बाद जो उत्तराखंड के फार्मर्स फील्ड पर हम ले गए, और हर जगह उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। ये वो ऋषि पारसर का
स्टैचू है जो हमने अपने विश्वविद्यालय में डोनेट किया, और ये मेरा एक ग्रुप मैंने क्रिएट किया है वहाँ पर, जो कि वृक्ष आयुर्वेद पर हमारे साथ काम कर रहा है। दिस मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप। और तो अगर हम ऋषि पाराशर की बात करें, वो तो खुद में अपने आप में चलता फिरता एक इंस्टीट्यूशन थे। ही वॉज ए ग्रेट एस्ट्रोनॉमिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड एग्रीकल्चरिस्ट। तो आज हम मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करते हैं, तो वो तो खुद में एक मल्टी डिसिप्लिनरी व्यक्ति थे। तो ये इस प्रकार से हमने कुछ काम किए हैं। मैं आपको सीधे चित्रों पर ले जाती हूँ। ये कुछ डेटा, कुछ ये सब अभी इतना डिटेल का टाइम नहीं है। हमने हर्बल कुणप जल का सारा टेस्टिंग किया, उसका अभी जीनोमिक्स तक हम लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे विद्यार्थी काम कर रहे हैं। कितना नाइट्रोजन कंटेंट है, फास्फोरस कंटेंट है, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, ये सारा कुछ एनालिसिस किया, कॉपर। तो ये बिल्कुल एक अपने आप में एक बहुत ही सुंदर हर्बल कुणप जल। और फिर उसकी शेल्फ लाइफ पर किया, क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि फार्मर्स अपने लेवल पर जो सोशल ग्रुप है वो लोग करते हैं, कोई कहता है 5 महीने रखो, 6 महीने, 1 महीना। लेकिन हमने ये पाया कि हर 15 से 20 दिन के बाद उसकी जीवाणुओं की संख्या कम होने लगती है। तो इसलिए जो भी इस प्रकार के फर्मेंटेड लिक्विड हम बनाते हैं, तो उनको हम 20 दिन तक मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। ये कुछ काम हमारे विद्यार्थी लोग कर रहे हैं। इसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं, हमारे साथ पूरी टीम है हमारे साइंटिस्टों की। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उस पर भी असर पड़ रहा है। मैंने देखा एक पौधे पर काम किया, तो उसमें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स थे वो भी बढ़ गए जब हमने हर्बल कुणप जल का प्रयोग किया। बीसी रेशियो भी जब बात करते हैं कि महंगी होगी खेती, ऐसा कुछ है नहीं। इससे खेती भी सस्ती भी होती है, लो कॉस्ट होती है। और एक हमने किया जो लीची के प्लांटिंग मटेरियल तैयार कर रहे थे। तो जो हमारे यहाँ प्लांटिंग मटेरियल तैयार करते हैं अभी तक, तो वो कुछ केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं और उनका 60-70% सर्वाइवल होता है। लेकिन जब हमने हर्बल कुणप जल से, और वैरायटी ऑफ हर्बल कुणप जल हमने बनाए, एक वृक्ष आयुर्वेद में बहुत अच्छी ये फ्लैक्सिबिलिटी है कि कोई चीज ऐसा नहीं है कि 2 किलो तो बिल्कुल 2 किलो, वो 2.5 भी कर सकते हैं आप, 1.5 भी कर सकते हैं, बट इट नीड टू बी स्टैंडर्डाइज फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन और उसमें आप कई वैरायटी बना सकते हैं। अगर आप राजस्थान के लिए हर्बल कुणप जल बनाएंगे तो कंपोजिशन विल बी डिफरेंट, अगर आप उत्तराखंड के लिए बनाएंगे तो दैट विल बी डिफरेंट, बिकॉज उसमें सब लोकल मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके किसान को किसान के खेत या उसके चारों ओर मिल जाए। तो लीची के लिए जब हमने हर्बल कुणप जल से ट्रीटमेंट किया, तो 90 से लेकर 100% तक सर्वाइवल रहा प्लांटिंग मटीरियल का, जो कि बाकी के सारे जो केमिकल से अभी तक कर रहे थे सबसे ज्यादा था। तो ऐसे छोटे छोटे काम, और फिर उसमें सारी एक्टिविटीज देखी कि भाई क्यों ऐसा हुआ। उसके फिनोल्स नापे, कैरोटीनॉइड्स नापे, फ्लेवोनॉइड्स नापे, प्रोटीन, कैटालिस्ट, सारे एंजाइम नापे, तो वो सभी बढ़े हुए पाए गए। मतलब पूरा उसका एक साइंटिफिक वो निकाला। तो इस प्रकार से ये दूसरी एक क्रॉप थी जो मैंने कहा आपको कि मेडिसिनल क्रॉप, मेटिकेरिया चैमोमिला। इसमें इसमें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स था उसकी क्वांटिटी बढ़ गई। तो इस प्रकार से ये ग्लैडुलस के फूलों पर भी हमने प्रयोग किया। फूलों की वास्ट लाइफ बढ़ी, फूलों का रंग चमकदार हुआ, उनकी संख्या बढ़ी। तो ये सारे काम हमारे विद्यार्थियों से हम अभी करा रहे हैं। सीड ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिले सीड ट्रीटमेंट के। ओके ओके, सो दीज आर सम ऑफ द रिजल्ट्स। अब मैं आपको जो हम फील्ड पर हम डिमॉन्स्ट्रेशन किए, अब ये देखिए आप राइस का फील्ड है, इसमें हर्बल कुणप जल हमारा जो क्रॉप रिसर्च सेंटर है उसका डिमॉन्स्ट्रेशन है। ये तुलसी है, ये राइस है, फिर से हर्बल कुणप जल से। तो जब हर्बल कुणप जल डालते हैं फिर हम कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर कुछ भी यूज नहीं करते हैं। तो ये दीज आर सम ऑफ द क्रॉप्स। कुछ इंटरक्रॉपिंग ट्रायल्स हैं, ये कुछ फ्लोरिकल्चर पर थे प्रदर्शन। ये एक फार्म हमने छोटा सा वहाँ बनाया वृक्ष आयुर्वेद पर। तो उस पर, क्योंकि डाइवर्सिटी इज द रूल ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर, तो एक साथ कई क्रॉप्स, फिर मेड़ पर क्रॉप। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, ये सारा वहाँ के लोग, फिर जो हमारे डीन्स, डायरेक्टर्स, ये सारे उसको मॉनिटर कर रहे हैं उस काम को। तो इस प्रकार से ये वृक्ष आयुर्वेद का फार्म है एक छोटा सा। इसी के साथ समय की मर्यादा को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, ma'am. That was a wonderful presentation. Moving on to the next speaker, Shri Prithvi Singh ji is our next speaker. He's an alumnus of IIM Ahmedabad
and College of Veterinary Science, Bikaner. He has 15 years of rich experience in multiple domains like agribusiness, marketing, sales, retail, analytics, consulting, new business development, etc. He has started a venture called SuperZob, which is an agri-commerce platform supplying quality staples from farm to shop and other B2B customers. So I invite you for your talk. Namaskar, everybody. Uh, so today it was actually, I would like to thank the organizer to invite me here, and it was very rich experience listening everybody. Uh, the purpose actually that we work in the agriculture industry, and actually we don't see the agriculture and food is different. Actually, when we think about it, normally people think that agriculture is different part, which is growing part, whereas food is consuming part. Actually, if we want to have, we need to have a holistic approach towards this, and agriculture and food looks should be looked into, you know, in a one whole subject. And when we think about it, there should be three main objectives for this. One is holistic well-being of this, which means food and agriculture should not be looked only for health and nutritional perspective. It should be looked in completely holistic well-being of humans as well as nature. The second part of it, once we think that okay, we'll achieve holistic well-being, then how it should be achieved? It should be achieved through self-sufficiency. A lot of speakers has talked about in village level self-sufficiency, which is the best way to do that. And third is, once we achieve self-sufficiency, that should be sustainable also. So sustainability is important, and these things can be done by prioritizing local resources, community participation, ecological balance. So I would not get into that because there are two part to it. One part is about in entire Indic wisdom what food should be consumed, and second part is what should be grown. And we know about it. The knowledge is not new. It is there in thousands of years that what should be consumed, how it should be grown. And another side, if I think about it, because I come from startup business background, there is a consumers available, there is need available. Everybody want to have good food. We have seen in the COVID, force people to have good food. So if there is knowledge available, if there is a supply available, if there is a demand available, it's still not happening. It is not happening because there is something fundamental missing, I think. And when we think about Indic wisdom, we think about Bharatiya knowledge, we need to think about why this is missing. A lot of people are working. I've seen you all guys have worked in very rich, many years of experience. Still, it is not taking the scale which it should take. We have seen if you top 10 companies of world, you will see every 10 years, 15 years, they change. Earlier they used to be 20 years when the change will come. Now 10 years, you will see all the companies are changing in the top companies, which is completely changing the world dynamics. The next change will come maybe in 5 years only. Then why this Indic knowledge is not able to change the entire humanity? And it is not. I think it's approach which is different. One is if we think about invention, there is a difference between invention and innovation. The basic difference between invention means something novel, which really takes time, which is needed and which is really true, which means truth. Good thing about it that it is already available. We don't need to invent something. It is one of the speaker mentioned that it is already there. We are rediscovering, reinventing. So invention is already there. What is missing is innovation. Innovation means that invention should be applied for current needs. And when consumer has changed, the user has changed, the actually what is invented versus how user will accept it, adapt it. Which means if we will talk about that, how it would be used, that would be innovation. And innovation will happen when it was invented, that time it was adapted well because it was for best suited of users of that time. Today's users has changed, and hence whatever was invented thousands of years ago, it has to be innovated so that it takes that scale. And when we think about the scale, then we should think about not the industrial scale, because industrial scale is a western concept. It won't be fitting into today's time. So invention is available with us, which was our ancestors has given us. Innovation has to be done by today. For
by us. And when I say by us means it should be for the today's time. Today's generation won't accept, any lifestyle which we will tell, though it is good, but they won't understand because it is not in the language which they understand. So it should be, the innovation should be thought of about this, which means, that is what is a responsibility. And let me see what is a food grown to. So what food should be consumed? Already there is a knowledge about it. Ayurveda talks about it, what should be taken, when should be taken, which location food should be taken. All the knowledge is there. So we work, for example, we work a lot of, uh, we work in this staples, this entire supply chain, and we are promoting millets. We procure millets directly from the farms and we are giving it. So think why this is not happening. When we think about at the scale, it should be decentralized scale level. It can't be industrial scale level. When we talk about decentralized scale level, agriculture growing side should remain decentralized, which is what is a great things happening at the village level, at the farm level happening. But at the consumption side, it has to take the some scale. So when we see it, from the business perspective, I see it, there are three big problems I see. One is about the cost. Let's take the example. People think the organic food should be grown, right? It should be consumed. I also know it, but everybody know it. But as a consumer, when you want to go, pure ghee comes in 2000 rupees liter. Who will buy it? It's not right. Whereas the grower is growing the ghee in the maybe same manner. Of course, there is a cost to it. So one is about actual cost of growing the food, which should be reduced. And there is a Vraksha Ayurveda is like a perfect way of say growing. It can grow like, fast way also. Organic food you can grow it. It makes the entire production side also cost effective, like Gopal bhai mentioned. So that knowledge is already there. So that knowledge, that wisdom is there, which should be applied. But at the same time, it should thought of how it would reach at the scale level, decentralized scale level. So there are two things which needs to be, I think, what should be done. One is the physical ways of making it accessible. For example, today people who think the population is sitting in the urban centers, so for example, there are, I have seen in the cities nowadays, the farmer market is there. If the farmer market is there, the similar way the organic farmer market should be there. Why people don't buy it? Because they don't trust it. If it is very cheap, it won't be organic. If it is very costly, I can't afford it. So this is the problem which needs to be sorted out. So it means that, scale should be given. So it means one is that level which is like physical centers. It is one of the recommendation which can be, for example, universities can have, or different locations can have, where physical centers, that organic product would be available throughout, maybe once in a month kind of thing, when everybody come there, buy from there. So I am sure that, I am getting it which is authentic, I can trust it. And of course, when demand goes, then the supply cost comes down, which is typical principles are there. The second thing is the use of technology is very, very critical in this entire thing. Today, in the entire this knowledge system, what is missing is trust. And there is a technology available which can build the trust. We have seen India leading the way. Earlier people won't use the mobile for any financial transactions because they don't trust that my entire money would be safe in the bank or not. Similarly, so there is entire India is tech revolution came, which changed. There is UPI changed, everybody is using it, there is not a problem to it. And why this happened? Because this open source infrastructure was created by government. So government plays a role of creating infrastructure and regulation. I see government's role only of these two, which is real role of a government to create regulations as well as infrastructure, not doing the business. So in the agri stake also, there should be agri stake where the open source system should be there, which tells people. And nowadays technology is not a difficult, which is available. Blockchain is a very established kind of technology which can be decentralized and build, which can make scale at decentralized level. So maybe one of the recommendation can go of, kind of thing, agri stack, where this entire agri and the food sector, and particularly the Indic wisdom, can be taken and, decentralized at the scale level. Second thing is about, growing part of it, where there is a Vraksha Ayurveda is available, there are community participation available. Community participation, when we think about it, we think always the rural.
You know, community participation of good food can also happen at urban centers. You see nowadays societies are there, entire rooftops are available which is not usable, you know, those can be used to grow good food, you know. So how this will happen? This will happen when there is a enabling ecosystem is available. And what is enabling ecosystem? I put it in three part. One is academia, which is a part of education, research comes together. The second part comes around the regulation government. We can put it government, where we can say the regulations and infrastructure, which is means shared infrastructure. And third comes the industry. Because for any ecosystem like solar ecosystem, sun rays plays the part. For human ecosystem, the money plays the part, you know. So none of the ecosystem can build at the scale level if the basic economy and industry is plugged into it. So for the academia, of course, there is education. Every speaker before me spoke about importance of education, and I'm sure now new education policy is coming and all, but I think it should be in a structured way. What is very essential should be in all fields, should be incorporated into it. Like in agriculture, you know, Vriksha Ayurveda is there, there is Ayurveda, there are a lot of other things in the history, there are, you know, science, so much of subject, so from elementary level. The second thing is about the research. So when we see the research, then research also should be, we have the knowledge is there, indic knowledge is there, which is invented. But why people will accept? Because there is a way of understanding today, which means it has to pass those tests. Two of the speakers before me spoke about it. One is the nano, you know, technology, about this entire Ayurvedic, nano Ayurvedic technology. There is a Vriksha Ayurveda science to it. Those norms, it whatever is research is there, researcher has to pass those tests and say this is, these are the empirical evidence, these are scientific evidence, and hence people can use it at this scale. Second part about the government, which is about the regulations, like for example for the organic license and all, there is so much of time it takes. I'm sure there is a lot of regulation, I would not take much of the time, but just put it in the regulatory aspect also, a lot of things which should be changed on that, so that it doesn't take so much of time. Licensing, we know a lot of things which could not happen in COVID, even if we knew that, you know, the medicine, these things were available because of regulatory aspect. But now we know one blue ocean event has gone, there are many events going to come in the future which will be no form of pandemic. Are we ready for that? Only thing, if it is our duty, it is not only our duty to take Indic wisdom to the decentralized global scale, but it is for survival of humanity. Otherwise, already people have started thinking how to reach to Mars. So that is what it is. And the third thing which is important about industry building, that's where I think startup plays a very, very critical role. Because today, if you see, India is growing as an economy, say $3 trillion economy. Uh, we know it will reach to $10 trillion economy, then it means 6% growth. So existing entire industry will reach 6 to 7 trillion. Who will create remaining 4 to 5 trillion? They will come from the new ways of this, and I think the Indic ways of it can really play a big role. So another recommendation can be the startup. You know, I'm thinking from purely on that aspect, because the recommendations going to C20 to G20, the startup India should have one fund dedicated to Indic wisdom, whatever methodology. So whether it is, and it won't take time, you know, to grow. The invention is difficult, which is available already. And maybe a lot of these patents can be open source patent, you know. There is nothing called open source patent, but if universities are doing, Indian universities are doing, they can say it's open source. We are doing it, it's, we did it, but we allow everybody to use it, kind of thing. So if that happens, and then there is a funding is available to that, I think that can be taken to mass scale. And last but not the least is a communication. And we have master communicator, none other than our prime minister, you know. He communicates the way in such a way that people start believing and accepting it. So that communication should be at the all level, all three levels. When I say communication, one is at the individual level, because today there is an individual identity crisis. So individual level communication. Second is at the family level communication, which already many speakers have spoken about it, and society level communication. So communication should be thought about it, that how should we communicate. If we know the best practices, social media is the best thing to promote it.
you know. And second, and of course at the industry level, there is a way the packaging happens. We are doing a lot of thing in the millet. For example, people don't use millet. We are using millet dosa better, you know. So millet dosa, jawar dosa better, this is what we are packaging in an innovative way and giving to the customers saying we'll accept it because of the modern way of eating the food. You know, we can't say that, you know, you just eat bajre ki roti, but you will eat millet dosa better in the new form of it. You know, people want to eat traditional varieties of rice which is available. So modern ways of product and communication both, I think these things will take. So I think the gap between innovation and invention was done by our ancestors. Innovation is to be done by us, and we can't blame the consumer and the larger humanity to say they are not accepting it. We will make them accept. If we'll think the way of innovating it, it will happen. So thank you. That's Thank you so much, sir. Our next speaker is Sri Rahul Deshpande ji. He has implemented environment awareness and education programs and educated thousands of students about environment. He has assisted in conducting nature camps and advised wildlife departments through workshops. He is a specialist for devising solid waste management system and has set up a microbial laboratory. He is also the board member for ISKCON. With these words, sir, I invite you. We are seriously talking about villages. India is to be found in its villages. Mahatma Gandhi warned us, if villages perish, India will perish too. India will be no more India. The purpose of Venu Madhuri is to strive with all sincerity for the reconstruction of villages. We should not forget that no development is sustainable unless it has deep spiritual foundations involving the people themselves. The whole process has to be the people based, people transformation based, and that's a spiritual process. So it is in this context I was introduced to, when I was traveling to Kolhapur, to a trust, to a movement, I would say, called Venu Madhuri. And the person who introduced me was Rahul Deshpande. It has created magic. People's lives have changed. Crime rate has gone down. The tensions and intolerances have reduced substantially. So people are happier. Come to Kolhapur, come and see Ramanwadi, meet the people there, see the transformation that has taken place, and do give a helping hand. Really, it would be an effort well worth it. How a model village has to be developed. I think this is a wonderful example. And let us replicate it for entire India.
Thank you very much. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Vande Sri Guru Dinatarinam. First of all, I am very much thankful and grateful to the organizers, the Indus University, Yojaka, and the other organizers too, for giving me an opportunity to be part of this August Assembly, to learn and share in whatever small way we can. Today I am here to talk on the topic of rural reconstruction the Indic way. The video which you saw is a small clipping, the trailer of the work which we are trying to conduct in a village named as Ramanwadi. So this Venu Madhuri Trust is working for last 23 years. And the purpose is integrated, sustainable rural reconstruction that is based on traditional time-tested wisdom. That means the Indic way. So whenever we talk about rural development, we are very clear that the objectives should be in such a way that the local self-sufficiency of village is to be achieved. Mahatma Gandhi has said, the soul of India lives in its villages. Also, he has warned us, if villages perish, India will perish too. Our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, he has also mentioned that if we have to build the nation, we must start with villages. Now India, with 6.5 lakh villages, and at a point of time, they were self-sufficient unit. We lost that. There were several attacks on the economy of the village, on the culture of the village, and then several other aspects. So when we talk about the reconstruction of villages, here the emphasis is on the three things which Bhagavad Gita has said, Krishi, Goraksha, and Vanijya. When we say Krishi, it is organic farming. When we say Goraksha, it's very clear, which Gopal Bhai and his team is amazingly doing it. So that has to reach village and every house. And the third aspect is Vanijya, that is trade. A principle of economics very nicely and simply says, people follow money. So wherever money is traveling, people follow them. Villages are at present dying a silent death because money from villages are going towards city, and so people are also following the money towards city. It's that simple. So we need to revise this economics. We need to reset it so that our villages become prosperous. And when we talk about the prosperity of villages, it is not the financial prosperity. That's one part of it. But the prosperity of local self-sufficiency. If I'm right, the Britishers who invaded India, out of that, the first governor, he came for survey before they started to India. And he did survey for 6 years. He traveled from north to south, east to west, throughout all the villages. He sent a report to the British Parliament. To control India is very difficult. Why? Because India is made with small, small villages, and each village is self-sufficient in its aspect. They don't need anything from outside. They are self-reliant. And when the villages don't need anything from outside, they are Swayam Purna, then how we can control them? But he said to break India, to break down the villages, he proposed two things to the British Parliament, which they did, and they were successful. He said we need to damage first the agricultural system of India, and the base of agricultural system of India are the cows. So they started with slaughtering of cows. They went successful. Indian agricultural system was divided from the self-sufficiency aspect of cow. And the second thing, the Indian education system. So that's why when several questions come, we are trying to compare or see India through the Western perspective.
our work, Venu Madhuri's work of rural reconstruction, this started with the blessings of A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, the founder of ISKCON. He had this deep desire that we should reach every village and start with this village self-sufficiency program. Prabhupada ji passed away in 1977, but at the very fag end of his life, when he was 75, he said to his disciples, arrange a car for me. I wish to go from village to village and start the village organization program. So based on his vision, Venu Madhuri is working. 23 years back, when we started working, we selected a small village, which you saw is named Ramanwadi. Now, the background of Ramanwadi village is, Ramanwadi village, a small village, a small hamlet, lies on the western ghats of Sahyadri ranges. The annual rainfall at Ramanwadi is 5,000 millimeters. And at that point, Ramanwadi, because it comes under wildlife sanctuary, so out of fear, villagers gave an application to the government that please relocate us, हमारा पुनर्वसन कर दो, क्योंकि ये गांव में हमारा कभी विकास नहीं होगा, कुछ आएगा नहीं और जंगली जानवरों से भी हम डरते हैं. So in that situation, we started our work at Ramanwadi. This was 21 years back. Today, the situation is, Ramanwadi villagers are thoroughly happy with what they have in the village. They don't wish to move out, and that has set an example for other villages to follow. Ki in forest, moving out or relocation to other places by government is not at all a solution. If we really want to conserve forest, it has to be in situ conservation, जिसमें हमको गांव वालों को शामिल करना पड़ेगा. See, unless and until the feeling of belonging, the feeling of participation is there, कोई गांव खड़ा नहीं रहने वाला. So why Ramanwadi, today Ramanwadi people don't wish to move out? क्योंकि उनका गांव बहुत सारे चीजों में स्वयंपूर्ण बन गया है. And when we talk about self-sufficiency, हम 6 चीजों की बात करते हैं. एक है watershed management, दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग, तीसरा कॉटेज इंडस्ट्री, चौथा कल्चर संस्कृति, पांचवा एजुकेशन. So all these 6 things we have implemented to best of our understanding at Ramanwadi, जिससे लोग खुश हैं और आज वो वही रह के कहीं जाना नहीं चाहते. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम रामनवाड़ी जब पहुंचे तब देखा कि उनकी जो छोटी छोटी गायें थी, विच आर डोंगरी या नॉन डिस्क्रिप्ट, सब लोगों ने जंगल में छोड़ दिया था क्योंकि उनको लग रहा था इससे कुछ मुनाफा नहीं है. गोबर गैस लगवाए हर घर में तो गाय वापस जंगल से आ गई, तो गाय गोबर गैस मिला, साथ ही में न्यूट्रिएंट मिल्क का सप्लाई मिला. फिर रामनवाड़ी बहुत बारिश तो होता था, लेकिन वहां पे सिर्फ 2.5 एकड़ जमीन ही सिंचाई होती थी, तो पानी का काम किया लोगों के साथ. आज रामनवाड़ी में 60 एकड़ जमीन टोटल इरिगेशन में है. इससे लोग जो गांव छोड़ के गए थे वो वापस आ गए, वापस आके गांव में रह रहे हैं अपने फैमिली के साथ, एंड दे आर हैप्पी डूइंग एग्रीकल्चर. सो द पॉइंट हियर इज, एनी वर्क एंड एवरी वर्क, देयर हैज टू बी a social capital, there has to be people's participation, और ये जब तक नहीं होगा तब तक गांव वापस खड़े नहीं होंगे. हमने ये महसूस किया, हम जब शुरुआत में गांव में गए, कि लोग काम करने के लिए ही तैयार नहीं है. जब हम सब लोगों को इकट्ठा लाते थे तब लोग ये कहते थे कि this village development or village reconstruction is government's work. Why should we do for them? तो ये माइंडसेट चेंज करने के लिए ही काफी साल लगे हमें, और जब ये माइंडसेट चेंज हो गया तभी each and every project which is taken by the villagers are successful, is successful project. So the point is, today in the terms of economy, it is called social capital. तो ये social capital, लोगों को अपनापन लगना ये बहुत जरूरी है. दुनिया के पूरे अगर हम
if you study the history of the world, 150 years back, there was no resource, I mean to say the water as a resource, water was never supplied by the state government or the regional government. Water as a resource was community's responsibility to work to conserve for it. लेकिन आज is the government responsibility, people have felt like that. So whenever we talk about resource management, it can be river, it can be water, it can be forest. The sense of belonging has to be there. And through our experience, we say it, there are 3 C's. The first C stands for the connect. आज हमारे नदियों की, पवित्र नदियों की हालत इतनी खराब है क्योंकि we have lost the connect. So if we have to re-establish it, we should connect with them. And how the connect is, जैसे बहुत सुंदर तरीके से कहा जाता है कि अगर आपको दूध मिल रहा है तो गाय क्यों संभाले, तो वैसे ही अगर हमें पानी नल से मिल रहा है तो नदी का कौन ख्याल करे, कुएं कौन संभाले. So we need to reconnect ourselves to the resources which we have lost. That's first C. The second C stands for community ownership. ये हजारों सालों से हमारे सनातन धर्म में पानी, खेती और जंगल ये कम्युनिटी ओनरशिप में था. और ये कम्युनिटी ओनरशिप ब्रिटिश लोगों ने हमसे लॉ बना के छीन लिया, जैसे फॉरेस्ट एक्ट, देन द PWD, पीपल वेलफेयर डिपार्टमेंट. फिर सबको ये लगने लगा कि ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हम क्यों करें. But this was not the fact. So for any and every resource to make it sustainable, the second C is community ownership. And the third C stands for cultural education. पानी, जंगल, खेती ये मुनाफा कमाने की नहीं चीज है, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है. हमारा कल्चर ने हमको जो दिया है उस ढंग से हमें we have to take as much we are needed. So it has to be a need based development and not at all a greed based development. और वो सारा चीज हमको देंगे जो प्रकृति, भगवान और निसर्ग दूसरे पशुओं को भी देते हैं. Like for example, ईशोपनिषद says this, ईशावास्य इदम सर्वम, कि प्रकृति में चींटी को भगवान कण से देते हैं और हाथी को भगवान टन में देते हैं. और कभी हमने सुना है कि चींटी बिजनेस कर रही है या जॉब कर रही है या हाथी को बिजनेस करना पड़ता है. तो ये मनुष्य एक ही प्राणी है जो अपना गुजारा करने के लिए इतना कोशिश कर रहा है. बट अदर एनिमल्स एंड अदर ट्रीज एंड अदर इंसेक्ट्स, वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम that whatever is necessary is been provided by the Lord. अगर उनको दे रहा है तो हमको क्यों नहीं. So in this process of development, we are trying to emphasize that the development has to be need based, not greed based. And for this we have introduced a satsang. We have introduced satsang and we found there are amazing results. Through this process of satsang, we are talking about the culture, we are talking about the values, we tell them about Gita, Bhagavata, and through this Ramayana, through this we are trying to revive the culture. And when the culture gets revived, that's third C, then any and every project will become sustainable because there will be community's ownership and no one will blame government for it. So we need to do this paradigm shift of ownership. So at last, few recommendations which I have said that these 3 C's are necessary in rural development. Sense of belonging, the social capital has to be there in each and every project. When we talk about villages and the policy making, the focus for villages should be towards localization, not globalization. Satsang as a very, very important tool to rejuvenate or re-establish the culture, the Indic culture in every village, because these villages are treasure house of our culture. Local self-sufficiency of village is the only answers. और गांवों को पुनर्प्रस्थापित करना ये उत्तर नहीं है. बहुत सारे गांव which are been rehabilitated, they are suffering like anything.
सो किसी भी प्रोजेक्ट में गांवों को हिलाना नहीं है, उनको लोकली सेल्फ सफिशिएंट करेंगे तो वो गांव खुश हो जाएंगे और रिसोर्स भी बच जाएगा. So these are few things. And at last, inspired by these villages, I stay at Kolhapur. I have constructed my own house based on the village ideas, mud, cow dung. And I don't know, the video went viral throughout the world. People are appreciating and they admire, but it's not a big thing. I'm just trying to follow what our ancestors, what our villagers are doing. और फिर ये करके लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, तो फिर गांव वालों को क्यों नहीं देते? लॉरी बेकर said it. In India, mud has been linked with poverty. We need to now reset the thing. Mud is never a poverty. वो हमारी माँ है, गौ माता और भू माता. तो we need to reshift this and re-educate कि ये poverty नहीं है, this is prosperity. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. Vande Go Mataram. Thank you so much, sir. After continuous sessions, it feels as if, as we saw in the video also, we are enveloped by the lush green and the moist embrace of the villages all around us. So, with these words, I thank all the eminent speakers for enlightening us on this very crucial topic. And now we move on to the next phase of this session, which is the open discussion. Since we are running late, so we'll have only 10 minutes for this open discussion. I kindly please make the mic available to our experts. I request the experts on and off the dais to engage in this open discussion. Can at least two of the speakers can throw light on this A1, A2 milk? We have been hearing about, A2 milk in the Indian cows and not in the Jersey cows, the Western cows, and that has properties for not having diabetes. And so, are there any studies done? And should we promote only the Indian cows, or crossbreeds are there already? So, opinions about that. ये सिर्फ A2 की परिभाषा ठीक नहीं है, क्योंकि A2 बकरी के दूध में भी आता है, A2 भैंस के दूध में भी आता है. तो A2 A1 कॉम्बिनेशन जो है वो हानिकारक नहीं है. A1 A1 हानिकारक है जो सिर्फ विदेशी और देशी के क्रॉस ब्रीड में और विदेशी गाय में ज्यादा पाया जाता है, जो बहुत हानिकारक है. जो डेविल इन द मिल्क बुक लिखा गया उसके बेस पे लिखा गया और भारत के ऊपर थोपा जा रहा था. तो हकीकत में भारतीय गौवंश का कुछ अलग ही डीएनए, जो मैंने बताया ना, हजारों साल की मेहनत के बाद वो तैयार करा गया है. तो उसी A2 दूध के द्वारा हमने 90 औषधियां बनाते फार्मेसी में, और साइंटिफिकली प्रूव किया, क्लिनिकली ट्रायल भी किया. इतने सुंदर परिणाम है, 10 रोगों में 90% सक्सेस रेशियो है. तो घी है, जैसे एक छोटी सी घी की बात बता दूं तो मछली के तेल से ओमेगा 3 ओमेगा 6 बार बिकता है 25,000 रुपीज अ लीटर. 2 चम्मच देशी गाय के बिलोने के घी में है. ब्यूटारेट 1 लाख रुपए किलो बिकता है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, वो 2 चम्मच बिलोने के घी में है. बट वो जब चर्निंग का प्रोसेस होता है तब अर्निन नाम का कंपाउंड पैदा होता है जो कोलेस्ट्रॉल काटता है. तो हमारी पुरानी जो पद्धति थी उसके अंदर के जो कॉम्बिनेशन जो बनते थे उस परंपरा से, उसमें सुंदर नाम है. तो A1 A2 का जो बिल्कुल आपने बताया सही है. तो डिफरेंस बाहर की गाय का बहुत बड़ा है. भारतीय सारी गौवंश, भारत की जितनी भी वैरायटी है गौवंश, सभी अच्छी है, सभी का दूध अच्छा है, सभी का गौमूत्र अच्छा है, सभी का गोबर अच्छा है. तो पूर्वजों की मेहनत को हमको अभी लग रहा है कि बहुत अच्छे परिणाम. धन्यवाद. और सिंपल सा एक बता देता हूं दूध के विषय में जो हमने पाया है. दूध विरुद्ध आहार सब लोग खाने लगे. दूध को किसी सब्जी के साथ नहीं जमता है, सिर्फ एक ही सब्जी परवल, वो भी घी में बना है तो बाकी विरुद्ध आहार हो जाता है. दूध को कोई फल के साथ नहीं जमता है, विरुद्ध आहार हो जाता है. अकेला संपूर्ण आहार है. मेरे एक मित्र 7 साल से दूध के ऊपर है, एक मित्र 16 साल से दूध के ऊपर है, 30 साल से दूध पर. बट कच्चा दूध पिया तो धारोष्ण, वो अवेलेबल फॉर्म में B12 से लेके सारा चीज उसके अंदर है. तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट समय मिलेगा तो हम बताएंगे. धन्यवाद. The very end of our conference. I thank all the speakers for their erudite exposition, and we are very glad to have all of you with us today. And with these, I invite Daisy ma'am to take it forward towards our concluding session. Thank you. Thank you, Ritu.
we can come to the concluding ceremony. I call upon Dr. Gajanan Dangiji, convener of the two-day national conference, for the concluding speech. सभी को नमस्कार। इस 2 दिन की संगोष्ठी में भारत की जो एक प्राचीन ऋषि परंपरा है, वो परंपरा अक्षुण्ण चल रही है, अविरत चल रही है, उसका अनुभव ये 2 दिन में सभी वक्ताओं ने दिया है कि ये उसी परंपरा और उसी धरोहर के लोग हैं जो स्वयं के जीवन में उदाहरण बनते 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 समाज को आगे ले जाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। हम सब लोग इस C20 के लिए आप आए, इसके लिए आप सब वक्ताओं को प्रणाम करते हैं। ये जो चर्चा है, इसमें से कुछ बातें G20 के लिए और विश्व के लिए जाएगी। इसमें से कुछ बातें भारत के पुनर्जागरण के लिए भी उपयुक्त होगी। कुछ बातें सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए है, जो समाज के मन का चिंतन करते हैं और समाज के बदलने की प्रक्रिया को दिशा देते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी ये चर्चा का सार उपयुक्त होगा। कुछ बातें वैज्ञानिकों के लिए भी जाएगी। कुछ बातें शासन के नीति के लिए जाएगी और कुछ बातें समाज की नीति के लिए भी जाएगी, क्योंकि हम लोग यह मानते हैं और समूचा विश्व मानता है कि समाज की सभी बातें शासन के अधीन नहीं होती है। समाज के अपने भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, तो इसमें से कुछ बातें समाज नीति के लिए भी जाएगी। ये चर्चा का जो सार है, इसमें से कुछ बातें वर्तमान की जो व्यवस्था है, जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, उसके लिए कुछ बातें जाएगी। और ये चर्चा का जो सार है, वो कुछ नूतन व्यवस्था तैयार करने के लिए भी उपयुक्त होंगी। तो ये जो सारी चर्चा की प्रक्रिया है, जैसे कि बात आ रही है कि इसको समग्रता से देखना चाहिए, तो हम लोग यह मानते हैं कि ये केवल G20 के लिए ही नहीं, तो समाज के विभिन्न अंगों तक ये चर्चा का निचोड़ पहुंचेगा। आप जैसे सारे वैज्ञानिकों से, समाज के कार्यकर्ताओं से जो बात हम लोग सुनकर अभ्यस्त हो रहे हैं, उसका ही कुछ संक्षिप्त सार मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं कि अभ्यासक ये मानते हैं कि ये जो आज की समस्या है, वो डेवलपमेंट से जुड़ी हो या जीवन शैली से जुड़ी हो, उसके लिए कुछ एक समय बीता है। जैसे अभी इस बार भी बहुत सारे अभ्यासकों ने धर्मपाल जी का उल्लेख किया कि उन्होंने राइस प्रोडक्शन के बारे में क्या कहा था, कौन से समय में हमारा जीडीपी कैसा था। कुछ लोगों ने अंग्रेजों के समय से कैसे बिगड़ना प्रारंभ हुआ, उसका भी जिक्र किया। तो वर्तमान में हम लोग एक निश्चित कालखंड को देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास एक पेपर है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, वैसे ये भारत का और समूचे विश्व का विकास का नजरिया बदलने का एक क्रम है और उसका एक समय है। तो ये ठीक होने का भी एक समय है, क्योंकि अब जब इसके ठीक होने का समय प्रारंभ हो गया है, तो कुछ दोनों ओर से जल्दबाजी भी हो रही है और इस जल्दबाजी में आरोप प्रत्यारोप है और टोटल रिजेक्शन है। तो इसके लिए अभ्यासक ये मान रहे हैं
कि जैसे ये टूटने के लिए समय गया है, तो ये पुनर्स्थापित होने के लिए भी समय लगेगा। और तोड़ने के लिए जिस प्रकार से एक सिस्टमेटिक अप्रोच किया गया है, जैसे अभी सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी प्रस्तुतिकरण में कहा कि बहुत सोच समझकर इसको तोड़ा गया है। ये कोई अचानक नहीं हुआ है। कोई आया, अभ्यास किया, यहाँ के शक्ति स्थानों का अभ्यास किया, यहाँ के मर्म स्थानों का अभ्यास किया। यहाँ ही नहीं, जहां जहां विश्व में जिन्होंने जिन्होंने राज किया, वहां उन्होंने वहां के सिविलाइजेशन की जो ताकत है उसका अध्ययन किया। फिर उसको कैसे तोड़ा जा सकता है उसका अभ्यास किया। फिर उसका वैकल्पिक मॉडल क्या देना चाहिए उसका उन्होंने अभ्यास किया। फिर उसके लिए इंस्टीट्यूट्स कैसे होनी चाहिए उसका अभ्यास किया। फिर उसमें पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए उसका अभ्यास किया। फिर उन्होंने मान्यताओं का अभ्यास किया और उसके मूल्यों का अभ्यास किया। उसको स्थापित करने की एक प्रक्रिया चलाई। तब तो जाकर अब ऐसा लगने लगा है कि ये जो सारी होड़ चली है दूरदर्शन के विज्ञापनों को देखकर, उसके लिए कुछ मूल्यों को स्थापित किया गया समाज जीवन में, जो पहले हमारे समाज जीवन का हिस्सा था ही नहीं। मगर एक अतिशय अत्यंत सुव्यवस्थित पद्धति से ये जो आज की विद्यमान समस्या हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत एक स्ट्रक्चर्ड वे में यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। तो अभी अभ्यासक भारत में और भारत के बाहर जो लोग इस चिंतन प्रक्रिया में है, वो लोग ये सोच रहे हैं कि इसकी रिवर्सल की प्रक्रिया भी इतनी ही शांतता से और अत्यंत बारीकी से कुछ नूतन व्यवस्थाएं बनाते बनाते खड़ी करनी पड़ेगी। जब हम लोग इसके पुनर्स्थापना की चर्चा कर रहे हैं, तो डॉक्टर कट्टी जी ने जो बात रखी कि एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रक्रिया होनी चाहिए। ये केवल वैज्ञानिकों में ही नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि शास्त्र के लोगों को, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को, ऐसे सभी को एक मंच पर आने की एक प्रक्रिया और वो प्रक्रिया निरंतर करने की, इसकी आज भारत में और भारत के बाहर भी बहुत आवश्यकता है। हम लोगों ने कुछ वर्ष पहले ऐसे विश्व के सभी देश जो इस प्रकार की बातों को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक लर्निंग अलायंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की प्रक्रिया रखी है कि हम लोग आपस से सीखेंगे। ये लर्निंग अलायंस है। हम आपसे कुछ सीखेंगे, आप हमसे कुछ सीखिए, और ऐसे सीखते सीखते हम लोग एक बेहतर बात बनाने की प्रक्रिया करेंगे। ये चर्चा में आप जैसे विद्वानों से हम लोगों को एक और बात ध्यान में आई कि हर समाज की सृष्टि उत्पत्ति की अपनी एक कथा होती है। धर्मपाल जी उसका बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। उनका एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, हम किसी और की दुनिया में बसने लगे हैं। जो लोग धर्मपाल जी का अभ्यास करते हैं वो लोग उसको बेहतर जानते हैं। वो कहते हैं कि हम भारत के लोग किसी और की दुनिया में बसने लगे हैं। ये हमारी दुनिया नहीं है, ये हमारी चित्त और मानस का संस्कार नहीं है जो आज हम लोग जी रहे हैं। तो वो मानते हैं कि हर एक समाज जीवन की सृष्टि उत्पत्ति की अपनी एक कथा होती है, और उस कथा में जिस प्रकार से अनफोल्डमेंट होता है सृष्टि की उत्पत्ति का, उस प्रकार की मान्यताएं और उस प्रकार की धारणाएं उस प्रकार के समाज में तैयार होती है, और फिर उसके आधार पर उनका जीवन चलता है। तो जब हम लोग आज विश्व के पटल पर भारत की कुछ बातों को लेकर जा रहे हैं, तो हम लोगों ने इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी अपनी सृष्टि उत्पत्ति की कथा क्या है, कि जिसके अनुसार उनकी अपनी कुछ मान्यताएं हैं जो हमारे साथ मेल नहीं खाती। तो इसीलिए हमारे जो शब्द है, हमारी जो परिभाषा है, उनको ट्रांसलेट करने का जल्दबाजी ना हो, ऐसा एक सुझाव आया था कि जितना हो सकता है जिन जिन को सीखना है
वो हमारी धारणाओं को हमारे शब्दों से साथ जुड़कर सीखने की प्रक्रिया करे, कुछ ब्रिज जरूर करेंगे, मगर सभी के सभी ट्रांसलेट करने की बातों का आग्रह न रखें, ऐसा भी एक सुझाव आया है। C20 के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जो अभी भारत में विभिन्न चर्चा चल रही है, उसमें से एक सुझाव आया है। यह सुझाव है कि अर्थशास्त्र ये समाज जीवन का प्रधान शास्त्र कभी नहीं हो सकता, जो आज ड्राइविंग फोर्स बना हुआ है। तो हम लोगों की जो मान्यता है कि हम लोग इतने स्वस्थ और इतने समृद्ध क्यों थे, तो हमारा ड्राइविंग फोर्स और हमारा जो मुख्य है वो अर्थशास्त्र नहीं है। ये हमारी बातों को ध्यान में रखकर कुछ C20 के लिए समाज जीवन की चर्चा के लिए इस बातों को भारत ने आगे ले जाने के लिए सोचा है। इस पूरी चर्चा में जो यहाँ के वक्ताओं ने, हमने आप जैसे लोगों से जो सूत्र संकलित किए, क्योंकि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बहुत कम शब्दों में, अभी तो कल जो पत्र आया है वो 2500 शब्दों में ही वो सारा पूरा करना है। तो ये जो इतने सारी चर्चाएं भारत में चल रही है, उसमें से आग्रह ये आया है जो कल से मैं यहां सुन रहा हूं, तो आप सभी लोग उसी बातों को इंडोर्स कर रहे हैं, ये बहुत आनंद की बात है। वो जो बातें आई है कि आग्रह किस बात का रखना चाहिए, तो एकात्म दृष्टिकोण इस विषय का आग्रह रखना चाहिए। मनुष्य केंद्रीय नहीं, एकात्म दृष्टिकोण का आग्रह रखना चाहिए। विकेंद्रीकरण का आग्रह रखना चाहिए। विविधता का सम्मान करने का आग्रह रखना चाहिए। जो एग्रीकल्चर के हमारे सारे अध्ययन करता है, ये लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के चक्कर में किस प्रकार की बायोडाइवर्सिटी का लॉस किया है। जो लोग ब्रीडिंग जानते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग जानते हैं, गोपाल भाई है यहाँ, हम लोगों ने किस प्रकार से जो गायें दूध कम देती है, अच्छे बैल देती है, उसका सम्मान नहीं किया, क्योंकि सम्मान के लिए मुख्य बिंदु रखा दूध और अधिकाधिक दूध उत्पादन। ये जब प्रधान विषय बन गया, तो जो गाय पहाड़ों पर चढ़ती है, पहाड़ों में छोटे बैल आवश्यक होते हैं, तो उनके बछड़े छोटे होते हैं, उनकी साइज कम होती है, वहां वही अच्छे रहते हैं। जिनके खूर है, होप्स है, वो टफ रहते हैं। वो एक ट्रिपिकल जीन है, उसको उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है, वो ब्रीड का साइज उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है, दूध उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऐसे जो अलग अलग बातों को अपने अपने एग्रो इकोलॉजिकल सिचुएशन के आधार पर जिस प्रकार की विविधता को अपने परंपरागत लोगों ने, यहाँ नहीं भारत के बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोगों ने ऐसी बातों को संभाल कर रखा है, तो विविधता का सम्मान, इस बिंदु को आगे बढ़ाना। इसके साथ साथ हमारी अपरिग्रह की कल्पना को बहुत जोरदार तरीके से विश्व के सम्मुख रखना कि यह अपरिग्रह सबने क्यों सीखना चाहिए। C20 की चर्चा में इस बात पर आग्रह देने की बात हुई है। बहुत सुंदर बात उद्यमों के बारे में आई है। छोटे और परिवार आधारित उद्यमों को बढ़ावा देना चाहिए। बिजनेसेस एसोसिएटेड विथ कल्चर, इस बात को बढ़ावा देना चाहिए। मैं केवल सूत्र पढ़ रहा हूं जो रिकमेंडेशंस के लिए और पॉलिसी पैक के लिए जाएंगे। एक बहुत सुंदर सुझाव के रूप में इसमें आया कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, इसको जरूर बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके लिए जो बिंदु आया है कि हम लोग प्रोडक्शन बाय मासेस, इसको बल देते हैं, ना कि मास प्रोडक्शन को। तो इस प्रकार से कुछ बातें उभर कर आई है। साथ साथ में जो इंस्टीट्यूशंस हमारी है, इंडिविजुअल के साथ साथ फैमिली है, समाज है, तो अब विश्व के सबके सामने हमारी जो कल्पना है ऋतुचर्या और दिनचर्या,
ये जो संकल्पना है, हमारा संडे और मंडे समान नहीं है। ये संडे और मंडे रोज खाओ अंडे, इसके लिए बहुत अच्छा लगता है, मगर हमारे सब दिन समान नहीं है। हमारा किसी विश्व के किसी चक्र के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, हम तिथि के साथ जुड़े हुए हैं, ऋतु के साथ जुड़े हुए हैं, और ऋतु अनुसार हमारी ऋतुचर्या है, और ऋतुचर्या के अनुसार हमारी दिनचर्या है। तो ये हमारा हर चीज में हम लोगों ने एक कनेक्ट देने की प्रक्रिया की है कि हमारी हर कृति वो वेब के साथ कनेक्टेड हो। तो इस प्रकार से इसके लिए कुछ अध्ययन, इसके लिए जैसे कि अभी डॉक्टर सुनीता जी ने कहा कि कुछ पाठ्यक्रम, कुछ भारत के लिए और कुछ भारत के बाहर के लोगों के लिए भी ऐसे कुछ पाठ्यक्रमों की रचना होगी। एक चर्चा सबके सामने आई है कि ये जो डेवलपमेंट का जो आज का पूरे विश्व का सिनेरियो है, उसमें एक गोल बेस्ड फ्रेमवर्क है, और वो गोल बेस्ड फ्रेमवर्क के आधार पर सभी तरफ डेवलपमेंट को मापने की प्रक्रिया हो रही है। तो ये C20 के प्लेटफॉर्म से एक भूमिका सबके सम्मुख बहुत सुदृढ़ पद्धति से रखी जा रही है कि गोल बेस्ड फ्रेमवर्क बिल्कुल आवश्यक है, मगर उसके साथ साथ एक वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क भी जोड़नी चाहिए, तब जाकर के विश्व में कुछ एक टाइज तैयार करने की प्रक्रिया हो सकती है। अंत में ये जो इस बार C20 की प्रक्रिया चली, तो उसमें एक मुख्य बात ऐसी आई है कि जो भी कुछ हम रिकमेंडेशंस या पॉलिसी पैक में लिखेंगे, उसके कोई जीवंत उदाहरण होने चाहिए। आप ऐसे ही नहीं लिख सकते, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं ऐसा होना चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं उदाहरण लिखने की आवश्यकता है। ये टेम्पलेट में भी आया है, ये G20 के टेम्पलेट में भी आया है कि जब आप पॉलिसी रिकमेंडेशन करेंगे कि बिजनेस में कल्चर आना चाहिए, आवश्यक है, उदाहरण दीजिए। कहां हुआ है ऐसा? हम लोग कहते हैं कि ऐसा ऐसा प्रकृति के साथ जी करके ऐसा होना, उदाहरण दीजिए। तो ये समय है कि मुझे तो यहां जितने भी लोग दिख रहे हैं, ये एक जीवंत उदाहरण है, और ये अपने आप में इनकी सारी बातों को डॉक्यूमेंट करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है हमने। इसका एक उत्तम उदाहरण डॉक्यूमेंटेशन का, जो आज की बैठक के बाद आप सब लोग देख सकते हैं, जो स्वर्गीय डॉक्टर नेने जी ने एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन, इस वेबसाइट के द्वारा भी आप देख सकते हैं कि भारतीय परंपरा को विश्व के पटल पर रखने के लिए जिस प्रकार का अप्रोच उन्होंने लिया है, वो वास्तविकता में भारत के सभी विधाओं ने एक बार विजिट करना चाहिए। वो केवल वृक्षायुर्वेद की एज इट इज कॉपी को पब्लिश करके रुके नहीं है, उन्होंने आज की परिस्थिति में उसकी एक कमेंट्री लिखी है कि वो क्या जानते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या उसमें परिवर्तन करना चाहिए, क्या उसमें नए प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने तब लिखा है, उसमें आज की तारीख में वैलिडेट करते समय थोड़ा अधिक सजग रहना चाहिए। ऐसी जो कमेंट्री उन्होंने लिखी है, वो हमारे लिए एकदम अनुकरणीय पहल है कि हम सब लोग उस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। जिस भारत के समन्वय की मूल्यों की कल्पना करते हैं, उस परिसर का जीता जागता उदाहरण लक्ष्मण सिंह जी यहाँ उपस्थित है। उन्होंने अपने यहाँ पर जिस प्रकार से वहाँ के गांवों का, वहाँ के परिसर का निर्माण किया है, ऐसे लगभग बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण जहां जहां भी विद्यमान है, वो अब विश्व के पटल पर लाने की प्रक्रिया करनी चाहिए, तब जाकर के ये प्रोसेस और स्ट्रांग होगी। ये ट्रॉइका के अनुसार ब्राजील ने अगले वर्ष में इस लाइफ विषय के साथ जुड़े हुए कुछ विषयों को लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि ये लाइफ विषय पहली बार आया है। इंडोनेशिया के कुछ विषय कंटिन्यूएशन में आए हैं, अब यहाँ के कुछ विषय आगे जाएंगे। जब हमारी वेबसाइट के ऊपर
जब हमारे अलग अलग अपनी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर C20 के चैनल के ऊपर, क्योंकि G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, तो C20 की जो अपनी प्रक्रिया चलाई है उसके ऊपर हम लोग जब भी कभी ऐसे उदाहरणों को डॉक्यूमेंट करेंगे तो आप कृपया C20 के ऊपर भी डालिए, ताकि अगले वर्ष की प्रक्रिया और उसके अगले वर्ष साउथ अफ्रीका में ये होगा, तो ये सारी कंटिन्यूस प्रक्रिया में लोग इन उदाहरणों को देखेंगे तो वो अपने यहाँ के उदाहरणों को भी लिखेंगे। और जब ऐसे अच्छे उदाहरण सभी विश्व के जहां जहां भी लोग प्रकृति के साथ जीकर समाज के भले के लिए अपनी अपनी सभ्यताओं को आधार बना करके अच्छी बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस समय में विश्व के अच्छे उदाहरणों को भी सबके सम्मुख लाना अच्छा रहेगा। तो ऐसी सारी बातों को हम सब लोगों ने आप लोगों से सीख करके, भारत में आप जैसे सभी मनीषियों को मिल करके उनकी बातों को सीख करके एक लिखने की प्रक्रिया चल रही है। लिखना पूरा होने के बाद में हम आप सब लोगों को भी भेजेंगे। और मुझे आपसे एक और निवेदन है कि ये केवल इस कार्यक्रम का समापन है, अब तो ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, क्योंकि ये जो बातें यहां आई है इन बातों को थोड़ा और बेहतर लिखने की प्रक्रिया हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं क्या। इंडस यूनिवर्सिटी का तो कितना धन्यवाद करें कि ऐसे सभी ऋषियों को एक साथ बैठने की प्रक्रिया और अगले कुछ वर्षों का एक अच्छी दिशा देने की प्रक्रिया यहां ये लोग कर रहे हैं। तो बार बार बाहर के लोग ही कुछ दशक क्यों घोषित करें, हम सब लोग मिलकर हमारा भी कुछ एक एकादश घोषित करें कि हम अगले 11 वर्ष में भारत को पुनः भारत बनाने की प्रक्रिया को कैसे आगे ले जा सकते हैं। सबको पुनः एक बार प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Now we move on to the felicitation ceremony. Thank you is a very small term to express our gratitude to all our dignitary speakers. We would like our experts to take a part of Gujarat with them, and hence we have included a memento, which is Kutchi artisanal handwork made by women artisans from Kutch. The Kutch embroidery is a handicraft signature art tradition of tribal community of Kutch district in Gujarat. One of the strongest geographical indicators of Kutch, the embroidery has 16 bifurcations of the type of products based on the different communities participating in the craft, truly giving form to community ownership of cultural crafts. We have also included khakras and thabdi pendas. Pendas is something which we call pedas in Hindi, and both are delicacies of Gujarat. Yeah. Yes, yes. I also call upon Dr. Ritu Bhandari ma'am, Presidential Secretariat, Indus University, and Dr. Gajanan Dangiji, convener of the Today National Conference, to respect our dignitaries and honor them with this small memento. First, I would like to call upon Dr. Sunita Pandey ma'am. Ma'am, please wait for the photo. Next, I'd like to call upon Shri Ashutosh Jani ji. I call upon Shri Ashish Gupta ji.
I call upon Dr. P. Kanagasabapati ji. I call upon Ms. Deepali Patwarkar ji. I call upon Dr. Ajay S. Okay. Dr. Katesh V. Katiji, if you may please come ahead. Thank you. I'd like to call upon Sri Lakshman Singh ji. Next, I call upon Sri Gopal Bhai Sutaria ji. I call upon Sri Aravindan Neelakandan ji. I call upon Professor Chaitanya Giriji. I invite Dr. Satish Deodarji. I call upon Dr. T.S. Shanmukh Sivacharya ji. Thank you. I call Professor Rajneesh Kumar Mishra ji. I call Sri Rahul Deshpande ji. Next, I call upon Sri Prithvi Singh ji. Last, I call Dr. Ajayan S.J. who's joined us. This was a small memento as a token of appreciation and gratitude on behalf of Indus University. I call upon Honorable Executive President Dr. Sandeep Chakravarti for delivering the vote of thanks. Honorable dignitaries, speakers, guests, head of offices, head of institutions, head of departments, faculty members, staff, student volunteers, administrative technical team members. I'm sure this 2 days workshop on Indic Wisdom for Sustainable Lifestyle has been really
great. And we are here, I mean, we are going back today after the end of 2 days with certain bit of knowledge, but with all this amalgamation of the knowledge that has come up from all these particular deliberations and through all these particular sessions, I would like to say that this is just the beginning, and we all have to work as the ambassador now to take forward this particular knowledge that we have got. And as Gajanand sir has already told, that we need to see that how we can promote this in a manner so that it becomes an habitual habits for all of us, and we promote this particular Indic wisdom not only to our known people but to in and around, not only in this particular nation but to abroad. I take this opportunity to thank Honorable Dr. Gajanan Dangeji, the President Yojak Center for Research and Strategic Planning for Sustainable Development, and also the convener for this 2 days workshop. Thank you, sir, for all this particular support, cooperation, and help that you have rendered us for successful executing this particular conference. I also take this particular opportunity to thank Dr. Vinay Sahasrabudhe, President of the Indian Council for Cultural Relations, and Dr. Bhagwati Prakash Sharma, who was our keynote speakers and who had developed their talks on the first day, that was yesterday. It has always been the motive of Indus University through the visionary leadership of our Presidential Secretariat to restore the dharmic narrative of India. And as a result of this, all these particular initiatives and activities that come up in these particular universities to promote Indic wisdom, to promote Indian culture, to promote Indian heritage. So on that particular ground, I would take this particular opportunity to thank our Presidential Secretariat, Dr. Nagesh Bhandari and Dr. Ritu Bhandari Madam, for their constant support, guidance, and enthusiastic participation so as to ensure that we always land up doing certain things in this particular direction and educate each one of us and through us to our students and to the society and to the state and the nation at large to restore our heritage and to see that how we can further promote it to all at large. I also take this particular opportunity to thank the entire team of Center for Indic Studies who has been taking the dream of the Presidential Secretariat ahead under the leadership of Dr. Ritendra Sharma, the student volunteers, the faculty, the staff coordinators for Center of Indic Studies for giving this particular wonderful platform to all these particular speakers and the dignitaries, and this wonderful session to all the faculties and the staff members. Thank you to the entire team of the Indic Studies. I take this opportunity to thank all the faculty, staff members, and the student volunteers, the IT team, the hospitality team, the transport team, for making all their efforts and to see that this conference come out successful. Thank you for all your support, cooperation. I thank all the dignitaries once more, and I hope that you will give us this particular honor to host you again in near future. Please pardon us if there is any shortcomings. Our intentions were to give you the best, and we hope that we have been successful in promoting the Indian heritage and the Indian culture through you to the nation. Thank you so much. Namaste. Thank you very much, sir. Now, as we come to the end of the session, I would request. With this, we come to the end of the 2-day national conference. Thank you for your presence, support, and contribution. We also request our dignitaries to please join us for a photograph, group photograph here itself. Thank you very much.